वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। आज स्टूडेंट्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर की लेक्चर सीरीज पर मैं लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आज आप लॉग एम्पलीफायर, एंटी लॉग एम्पलीफायर और कैसे हम मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं, कैसे हम डिवाइडर सर्किट बनाते हैं, ये आज आप देखेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स लॉग एम्पलीफायर से। गिव द हेडिंग लॉग एम्पलीफायर। फर्स्ट, लॉग एम्पलीफायर। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं लॉगरिथमिक एम्पलीफायर की बात करूं, इसकी जरूरत क्या है यह भी समझना। मैंने आपसे लास्ट क्लास में बोला था ऑप एम्प एक मैथमेटिकल आईसी है। हमने ऑप एम्प से एडर देख रखा है, सबट्रैक्टर देख रखा है, ऑप एम्प से अवकलन देख लिया, समाकलन देख लिया, लेकिन अभी भी हम लॉग, एंटी लॉग, गुणा करना या भाग देना जैसा वर्क नहीं देख पाए हैं। तो आज की क्लास में हम ये भी देखेंगे कैसे ऑप एम्प एज ए लॉग एम्पलीफायर, ऑप एम्प कैसे एंटी लॉग एम्पलीफायर, कैसे मल्टीप्लायर और कैसे डिवाइडर सर्किट की तरह कार्य करता है। राइट, थोड़ा स्टूडेंट्स इस क्लास में आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि आज हम लोग डायोड, जो नॉन लीनियर सर्किट्स एप्लीकेशंस पर हैं, हम लोग डायोड को यहां यूज करके लॉग एम्पलीफायर बनाएंगे। राइट, तो एक एक करके मैं स्टूडेंट्स चीजें एलोबरेट करूंगा, बहुत पेशेंसफुली क्लास को वॉच करना है। देखो, लॉग एम्पलीफायर जब भी हम फ्रेम करते हैं तो एक बेसिक एम्पलीफायर की अगर मैं बात करूं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आप सभी जानते हो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर हम जो अभी डाटा पढ़ रहे हैं वो निगेटिव फीडबैक के साथ है। दिस टर्मिनल इन्वर्टिंग, दिस वन इज नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग टर्मिनल पर आप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, राइट, और इस इनपुट को मैं वी इनपुट बोल सकता हूं या वी आई बोल सकता हूं। नॉन इन्वर्टिंग इस समय ग्राउंड है। फीडबैक पर आपने डायोड यूज लगा रखा है स्टूडेंट्स। फीडबैक पर आपने रजिस्टर की जगह इस बार एक डायोड यूज कर रखा है। डायोड की अगर मैं बात करूं तो डायोड पर ये पीएन जंक्शन डायोड है, राइट, और इस डायोड पर बनने वाला वोल्टेज मैं वीडी मान लेता हूं। अब अगर मैं बात करूं इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, तो आप समझना स्टूडेंट्स, फिर से आदर्श ऑप एम्प पर जो प्रॉपर्टी होती है, आदर्श ऑप एम्प का मतलब मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में बताऊंगा। आर आई इंफानाइट है, एओएल बराबर इंफानाइट। आदर्श ऑप एम्प का मतलब आप सभी जानते हो। फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ टाइम्स, ये डाटा हम लोग पढ़ चुके हैं। आर आई का मतलब इनपुट पर बनने वाला विभवांतर, इस पर बनने वाला विभवांतर वीआईडी है, अपॉन पर इनपुट करंट आई ऑफ आई है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आर आई का मान कितना हमें बनाना है स्टूडेंट्स, अनंत। अगर मुझे इसे अनंत बनाना है तो इसका मतलब है आई ऑफ आई की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब है आदर्श ऑप एम्प कोई भी करंट इनपुट पर नहीं लेता है, तो आप इसे 0 एम्पियर करंट टर्मिनल्स पर दिखा सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं सेकंड बात करूं तो सेकंड का मतलब है, मान लीजिए अब वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट पर हम जा रहे हैं, तो पहले मुझे एओएल को बताना होगा। एओएल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एओएल का मतलब है गेन विदाउट फीडबैक या ओपन लूप गेन। ओपन लूप का मतलब आउटपुट अपॉन टर्मिनल का जो इनपुट पर वोल्टेज बन रहा है। सो वी कैन राइट वी नॉट अपॉन वी आई डी। अब देखिए स्टूडेंट्स, एओएल को अगर मुझे इनफाइनाइट बनाना है, एओएल को अगर मुझे इनफाइनाइट बनाना है तो इसका मतलब है वी आई डी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। और वी आई डी 0 होने का मतलब है, ध्यान से देखो, अंश बटे हर में जब डिनोमिनेटर 0 होगा तभी तो ये अनंत बनेगा। और आप सभी जानते हो वी आई डी का मतलब नॉन इन्वर्टिंग से इन्वर्टिंग टर्मिनल का डिफरेंस। सो दिस इज V प्लस माइनस V माइनस, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 0। इसका मतलब है V प्लस, इसको V माइनस को दैट साइड ले जाएं तो V प्लस इज नथिंग बट V माइनस। मतलब हमने कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं दिया, लेकिन ओपन लूप गेन इनफाइनाइट होने का मतलब है इस नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज इन्वर्टिंग के इक्वल हो जाना, क्योंकि फीडबैक कैसा है? निगेटिव। तो निगेटिव फीडबैक में वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट वैलिड होता है। इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस नोड का वोल्टेज
नॉन इन्वर्टिंग नोड का वोल्टेज इन्वर्टिंग नोड टर्मिनल के वोल्टेज के बराबर होगा। और अगर ये बराबर होगा तो इस कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं वर्चुअल शॉर्ट। और स्टूडेंट्स, अगर नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज जीरो है तो इन्वर्टिंग का भी वोल्टेज जीरो हो जाना मतलब वर्चुअल शॉर्ट का स्पेशल रूल, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल ग्राउंड। तो वर्चुअल शॉर्ट के स्पेशल केस को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल ग्राउंड। अगर नॉन इन्वर्टिंग पर वोल्टेज की वैल्यू जीरो है तो इन्वर्टिंग पर भी ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो इस नोड का वोल्टेज हम क्या लिख सकते हैं? जीरो। अब मुझे आउटपुट और इनपुट को रिलेट करना है। देखेंगे ध्यान से, आउटपुट और इनपुट को अगर मुझे रिलेट करना है स्टूडेंट्स, तो आप सभी जानते हो मुझे सिंपली क्या करना है स्टूडेंट्स, मुझे इस नोड वोल्टेज से आउटपुट नोड वोल्टेज को रिलेट करने के लिए केसीएल लगाना होगा। तो मैं यहां किरचॉफ करंट का नियम अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन किरचॉफ करंट के नियम को अप्लाई करने से पहले यह बात समझनी होगी, अभी तक तो यहां प्रतिरोध लगा होता था तो डायरेक्टली हम लोग केसीएल अप्लाई कर लेते थे। लेकिन स्टूडेंट्स, इस बार यहां पर डायोड लगा है, तो डायोड पर पहले यह पता होना चाहिए कि करंट इक्वेशन क्या बनती है। तो स्टूडेंट्स, पीएन जंक्शन डायोड तो मैं इसको ब्रीफली पढ़ाऊंगा, 5 to 6 आवर्स का कंप्लीट टॉपिक होगा। लेकिन अभी मैं आपको इतना ब्रीफ कर देता हूं क्योंकि पीएन जंक्शन यहां बीच में जरूरत पड़ रही है डायोड की, तो मैं डायोड की करंट इक्वेशन के बारे में आपको ब्रीफ कर देता हूं। बाकी इसकी कंप्लीट थ्योरी मैं पीएन जंक्शन जब पढ़ाऊंगा डायोड तब आपको ब्रीफ करूंगा, राइट। चलिए, अब यहां पर अगर मैं पीएन जंक्शन की बात करूं तो पीएन जंक्शन डायोड पर, बोर्ड पर आप ध्यान दें, पीएन जंक्शन डायोड का ये सिंबल है, राइट। और पीएन जंक्शन डायोड पर से दिस इज प्लस माइनस वोल्टेज अक्रॉस डायोड वीडी है, राइट। और मैं इस टर्मिनल की बात करूं तो इस टर्मिनल को हम जानते हैं एनोड के नाम से, पीएन पर से दिस इज पी, दिस इज एन। इस टर्मिनल को हम बोलते हैं एनोड और इस टर्मिनल को हम बोलते हैं कैथोड, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि डायोड पर करंट क्या बनेगी तो इसका एक इंपेरिकल फॉर्मूला होता है डायोड करंट आईडी, राइट। तो अगर मैं डायोड करंट की बात करूं तो देखिए स्टूडेंट्स, डायोड पर जो करंट बनती है आईडी इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी माइनस 1, राइट। ध्यान से समझना, आई नॉट ए की पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी माइनस 1। यहां स्टूडेंट्स अभी आपके लिए नया है, ये मैं सारे टर्म लिख रहा हूं अलग अलग, इजिली अंडरस्टैंडेबल होगा। गिव जस्ट टाइम, थोड़ा आपको टाइम देना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, राइट। देखो, आईडी का मतलब है यहां पर डायोड करंट, मैं एक एक करके लिख रहा हूं सब कुछ। आईडी का मतलब है डायोड करंट, और ये पूरा प्रॉपर आएगा स्टूडेंट डायोड जब मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी जितने की कम से कम जरूरत है उसको भी गुड फॉर्म में हम लोग जान लेते हैं। देखो, आईडी का मतलब है डायोड करंट, इसके बाद आई नॉट का मतलब है रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट ये कांस्टेंट होती है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। वीडी का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस डायोड, वीडी का मतलब है वोल्टेज अक्रॉस डायोड, ठीक है। ईटा, ये जो लिखा हुआ है स्टूडेंट्स ईटा, ये एक रिकॉम्बिनेशन फैक्टर है। रिकॉम्बिनेशन किस रेट से हो रहा है, राइट। तो रिकॉम्बिनेशन फैक्टर ईटा को हम बोलते हैं आइडियलिटी फैक्टर, भी इसी को बोलते हैं हम लोग आइडियलिटी फैक्टर, अदरवाइज इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन फैक्टर, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन फैक्टर। और इसकी वैल्यू भी स्टूडेंट्स, ईटा की वैल्यू होती है 1 जर्मेनियम के लिए और ईटा की वैल्यू 2 होती है सिलिकॉन के लिए, राइट। इसके बाद ये जो टर्म लिखा है वीटी, इसको ध्यान दें, वीटी का मतलब है थर्मल वोल्टेज, वीटी का मतलब है थर्मल वोल्टेज, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके लिए पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में थर्मल वोल्टेज बहुत जगह यूज होता है। आइंस्टीन रिलेशन की बात करें या हम बात करें डायोड एप्लीकेशंस की, नंबर ऑफ टाइम्स वीटी हमारे पास यूज होता है, राइट। तो वीटी का एक बार आप ये मतलब समझ लें, वीटी की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। तो वीटी बराबर फार्मूला बनता है केटी बाई क्यू, राइट। केटी बाई क्यू पर ध्यान देना, के का मतलब है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट,
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 टू की पावर -23 जूल पर केल्विन इंटू, अब देखो अगर मैं T की बात करूं तो ये स्टूडेंट T है जिस टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, और ये केल्विन में होता है। तो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, जरा यहां आप देखें, T टेम्परेचर इन केल्विन, राइट। T का मतलब है टेम्परेचर इन केल्विन, और रूम टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूं। तो स्टूडेंट आप बताओ, अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, किस पर बात कर रहा हूं, कमरे के तापमान पर, तो रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर T की वैल्यू क्या बनेगी। देखो अगर मैं बात करूं रूम टेम्परेचर पर, अगर मैं बात करूं रूम टेम्परेचर पर, तो रूम टेम्परेचर पर हम बोल सकते हैं, देखो T का मतलब 273 पर रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री, मुझे लिखना है केल्विन पर, तो केल्विन के लिए हम क्या करते हैं, 273 का एडिशन करते हैं, तो 273 प्लस 27, तो ये वैल्यू हो जाएगी 300 केल्विन, 300 केल्विन। तो इसका मतलब जिस तापमान की मैं बात कर रहा हूं केल्विन में, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 300 केल्विन। और अगर मैं Q की बात करूं तो स्टूडेंट चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 कूलम, राइट। तो यहां से आप देख सकते हैं K से K कैंसिल हो जाएगा, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा स्टूडेंट्स, तो इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू आती है वो आती है 0.02587, राइट। और इसी को हम अप्रॉक्सीमेट करके 26 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं। वोल्ट मैं क्यों बोल रहा हूं स्टूडेंट, देखो ऊपर जूल है नीचे कुलम है, जूल पर कुलाम का मतलब है यहां पर वोल्ट, राइट, dW/dq, वोल्टेज की वैल्यू dW/dq से हम डिफाइन करते हैं, वहां वर्क पर जूल पर कुलाम बनेगा, क्योंकि K और K कैंसिल हो जाएगा, और जूल पर कुलाम का मतलब क्या होगा, वोल्ट। और मिली क्यों मैंने लगाया, क्योंकि 0.02587 है, यहां दशमलव के बाद 3 जीरो को आप इस तरफ कर लें, तो दैट्स वाई 25.87 लमसम, इसको हम क्या मान सकते हैं, 26 मिली वोल्ट, राइट। अब जरा समझें, ये जो अपन ने लिखा ID बराबर I0 e की पावर VD अपॉन ईटा VT -1, तो इसमें तो दो केस हो सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूं, और अभी घबराना नहीं है स्टूडेंट्स, मैं अभी वापस KCL पर आऊंगा, लेकिन मेरे को लगता है कि कम से कम ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मैं क्या बातें कर रहा हूं, क्यों मेरी जरूरत है, आखिर ये डायोड लगाया ही क्यों, बिना डायोड के क्या हम लोग लॉग एम्पलीफायर नहीं बना सकते, इस बात को समझना होगा। डायोड की स्ट्रिंजेंट नेसेसरी रिक्वायरमेंट क्यों है यहां, राइट। तो देखो अगर मैं बात करूं केस फर्स्ट, देखिए स्टूडेंट्स सभी समझना, केस फर्स्ट पर मैंने आपसे बोला कि डायोड अग्रभ्नित अगर है, राइट, मतलब से दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, ये कोई डायोड है पीएन जंक्शन डायोड, और अगर मैं पीएन जंक्शन डायोड पर आपसे बोलूं कि डायोड पर इफ एनोड इज पॉजिटिव कंपेयर टू कैथोड, अगर कैथोड की तुलना में एनोड पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, राइट, तो इसका मतलब है डायोड इज ऑन, डायोड ऑन फॉरवर्ड बायस पर काम करेगा, अग्रभ्नित पर डायोड ऑन होगा उस समय, तो इसका मतलब है केस फर्स्ट पर अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना आप, केस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो डायोड पर एक एग्जांपल ले लेता हूं, चलो, जैसे ये डायोड है, राइट, और मैंने स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए मैं सारी बातें लिख रहा हूं यहां पर, मैंने मान लिया कि डायोड पर कोई 1 वोल्ट के वोल्टेज अप्लाई है। अगर ये 1 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई है, ध्यान से देखो सभी, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अगर मैंने 1 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया, तो आप जरा समझना, अगर मैंने 1 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया, ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस, यहां मोर पॉजिटिव वैल्यू बन रही है, यहां निगेटिव वैल्यू बन रही है। स्टूडेंट्स जब यहां प्लस का 1 वोल्ट बनेगा, राइट, अगर यहां मोर पॉजिटिव बना, यहां मोर निगेटिव बना, तो इसका मतलब क्या है, ये डायोड फॉरवर्ड कंडीशन पे है, और फॉरवर्ड कंडीशन पर VD का मान किसके बराबर हो जाएगा, V गामा, जो इसका कट इन वोल्टेज है, राइट।
तो ये वैल्यू जो V गामा जिस पर डायोड कंडक्ट करता है उस वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूं, जिसको नी वोल्टेज बोलते हैं, जिसको कट इन वोल्टेज बोलते हैं, और इसकी वैल्यू सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट होगी। सिलिकॉन के लिए हम लोग इसकी वैल्यू क्या लेते हैं, 0.7। और अगर मैं बात करूं जर्मेनियम की तो इसकी वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट। ये वैल्यू होती है जर्मेनियम के लिए। सम बुक्स इसको 0.2 वोल्ट लेती हैं, लेकिन न्यूअर एडिशंस पर अब जो हम आज की डेट में डाटा लेते हैं कट इन वोल्टेज का, जर्मेनियम के लिए वो कितना लेते हैं, 0.3 वोल्ट। अब यहां से आप समझना Vd का मान कितना मैं बता रहा हूं, 0.7 वोल्ट। इसका मतलब स्टूडेंट्स जब डायोड अग्रवनित होगा, डायोड कितना होगा, अग्रवनित, तो बताओ इस समय इस डायोड पर जो बनने वाला वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 0.7। जरा चेक करना एक बार, मैं आपको क्या बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आईडी बराबर, सभी केवल बोर्ड पर ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये देखो डायोड की करंट इक्वेशन थी। डायोड की करंट इक्वेशन पर आईडी बराबर आई नॉट ई की पावर वीडी अपॉन ईटा वीटी, ई की पावर वीडी अपॉन ईटा वीटी -1 है। सभी बोर्ड पर देखना जरा स्टूडेंट्स, मैं अगर इस इक्वेशन पर ई की पावर वीडी की अगर मैं बात करूं तो सिलिकॉन के लिए मेरे पास कितना बनेगा, 0.7। सिलिकॉन पर कट इन वैल्यू कितनी होगी, 0.7। जरा यहां पुट करके देखो 0.7, ये समझाने के लिए डाटा यूज कर रहा हूं केवल मैं। ईटा क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन फैक्टर, और सिलिकॉन के लिए एक्सपेरिमेंटली ये कितना होता है, 2। तो दैट्स व्हाई दिस इज 2 × थर्मल वोल्टेज Vt कितना है स्टूडेंट्स, अभी मैंने लिखा था Vt की वैल्यू, दिस इज Vt की वैल्यू कितनी सॉल्व होकर आई है, 26 मिलीवोल्ट। तो यहां आप 26 × 10⁻³ बेटर होगा 10⁻³ को आप ऊपर लिख लें गुणे 1000, राइट, और यहां माइनस का 1। जब स्टूडेंट्स इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे, जब इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू लगभग ई की पावर, ये जो वैल्यू है मैं इसको भी लिख ही देता हूं, आई नॉट, ये वैल्यू है ई की पावर 700/52 -1। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो अब आप देखेंगे ये जो आईडी आ रहा है, जरा समझना, आईडी का जो मान आ रहा है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे यहां सभी बोर्ड पर देखो स्टूडेंट्स, केवल अब ये वैल्यू 7 लाख, ई की पावर 700/52 कैलकुलेटर में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू 7 लाख के आसपास आएगी, और यहां 1 है। तो बताओ स्टूडेंट्स, क्या 7 लाख के कंपेयर में 7,352, राइट, 352 यहां तक वैल्यू बनती है, 7,352। इतनी वैल्यू बहुत ज्यादा है 1 के कंपेयर में। अगर 1 के कंपेयर में ये बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स, तो इस 1 को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं। और अगर मैं इसको हटा दूं तो बताओ इस समय डायोड पर जो करंट इक्वेशन बनेगी, क्या वो डायोड पर करंट इक्वेशन ऑलमोस्ट इक्वल टू आईडी बराबर आई नॉट। सभी ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मैंने किसको छोड़ दिया, इस 1 को छोड़ दिया, 1 को छोड़ दिया, तो ये इक्वेशन अब बनेगी क्या, आई नॉट ई की पावर वीडी अपॉन ईटा वीटी। तो हमारे पास जो डायोड की करंट इक्वेशन हम यूज करने जा रहे हैं वो कौन सी वैल्यू होगी, आईडी बराबर आई नॉट ई की पावर वीडी अपॉन ईटा वीटी। मेरे को ये लिखना चाहिए था, लेकिन मेरे को लगता है बुक फॉर्म में हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये वैल्यू आती कहां से है, क्योंकि अभी मैं कैरेक्टरिस्टिक भी बनाकर आपको दिखाऊंगा। तो मेरे को लगता है स्टूडेंट्स आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि वीटी की वैल्यू हम कितनी ले रहे हैं, 26 मिलीवोल्ट, राइट। इसके अलावा डायोड ऑन होने का मतलब क्या था, नी वोल्टेज के बराबर वैल्यू हम लोग चेक करेंगे। तो नी वोल्टेज के बराबर का मतलब अगर एनोड पर मोर पॉजिटिव वैल्यू है कंपेयर टू कैथोड, तो डायोड कैसा होगा, अग्रवनित। अग्रवनित में डिप्लीशन रीजन, अवक्षय परत टूट जाएगी और डायोड परफेक्टली कंडक्ट करेगा। जब डायोड परफेक्टली कंडक्ट करेगा तो उस समय हमारे पास Vd बराबर V गामा कितना होता है सिलिकॉन का, 0.7 वोल्ट, और V गामा या नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज जर्मेनियम का कितना होता है, 0.3 वोल्ट। तो उसके बाद शार्प करंट हमारे पास मिलती है। सो दैट्स वाई आईडी बराबर आई नॉट ई की पावर वीडी अपॉन ईटा वीटी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इसका मान रूम टेम्परेचर के साथ आप देख रहे हैं सिलिकॉन के लिए लगभग 7 लाख जा रहा है स्टूडेंट्स, और 7 लाख के कंपेयर में एक बहुत छोटी क्वांटिटी है, इस एक को हम आसानी से छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी आईडी बराबर आई नॉट ई की पावर वीडी अपॉन ईटा वीटी होगा, राइट।
कई बुक्स डायरेक्ट इस वैल्यू को 1 को हटाकर लिख देती हैं, लेकिन मैंने स्टूडेंट इसको प्रॉपर वे में आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्यों इस 1 को छोड़ते हैं। दूसरी बात, अब अगर मैं ये बोलूं, जरा समझना, अब अगर मैं ये बोलूं कि यहां पर केस सेकंड अगर मैं ले रहा होता, समझना, केस सेकंड का मतलब अगर इस डायोड पर देखें सभी, इस डायोड पर देखना स्टूडेंट्स, मैं कैरेक्टरिस्टिक अभी ड्रा करूंगा फिर स्टार्ट करेंगे अपन। डायोड पर से दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। अब मैंने बोला कि यहां इफ कैथोड इज मोर पॉजिटिव, कैथोड इज पॉजिटिव कंपेयर टू एनोड, उल्टा हो गया इस बार कैथोड पॉजिटिव और एनोड निगेटिव हो गया। इसका मतलब डायोड किस पोजीशन पर होगा स्टूडेंट्स? डायोड होगा ऑफ कंडीशन पर, क्योंकि इस समय अवक्षय परत की चौड़ाई जो हमारे पास डिप्लीशन विड्थ बनती थी पीएन जंक्शन पर वो और बढ़ जाएगी। अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ने का मतलब उस समय हमारे पास स्टूडेंट्स जो करंट का कंडक्शन है, करंट का कंडक्शन है ऑफ स्टेट पर चला जाएगा डायोड, और अगर ऑफ स्टेट पर चला गया तो डायोड ऑफ का मतलब हम रिवर्स बायस की बात कर रहे हैं, और इस समय डायोड ओपन सर्किट जैसा व्यवहार करेगा। इसका मतलब क्या है जरा समझना। डी डायोड मैंने ऑफ जो बोला है इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने यहां एक एग्जांपल लिया था, ऐसे ही एक एग्जांपल आप यहां ले लो। मैंने मान लिया इस बार डायोड पर यहां माइनस और यहां +1 वोल्ट है, राइट। देखो माइनस प्लस का मतलब क्या है, डायोड के एनोड टर्मिनल पर, से दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, डायोड के एनोड टर्मिनल पर निगेटिव वोल्टेज अप्लाई है और यहां कैसा वोल्टेज है, पॉजिटिव, राइट। तो यहां स्टूडेंट्स माइनस बन रहा है और कैथोड पर वैल्यू क्या बन रही है, पॉजिटिव। तो अब बताओ मुझे, अगर इस बार यहां पॉजिटिव बन रहा है और यहां निगेटिव बन रहा है, तो बताइए स्टूडेंट डायोड किस पोजीशन पर है? डायोड इस बार रिवर्स बायस पर है, और रिवर्स बायस पर ये ओपन की तरह व्यवहार करेगा। इसका मतलब इस समय इस डायोड पर बनने वाला VD वोल्टेज कितना है? देखो जरा, रिवर्स बायस का मतलब ये ओपन सर्किट है, और अगर मैं इस ओपन सर्किट वोल्टेज की बात करूं, प्लस माइनस VD की मैं बात कर रहा हूं, इस पर कितना वोल्टेज बनेगा? तो मैं स्टूडेंट्स यहां पर -+1 वोल्ट था अपने पास, तो अगर मैं बोलूं ये जो -+1 वोल्ट है, ध्यान देना आप सभी, ये तो हमारे पास जो वोल्टेज है आपने अप्लाई किया। अब मैं देख रहा हूं डायोड की पोलरिटी, मैंने डायोड को कैसा माना था, +- वोल्टेज, इस पर इस बार वोल्टेज निगेटिव बन रहा है या पॉजिटिव? तो देखो स्टूडेंट्स, जब ये ओपन हो गया, रिवर्स बायस पर है, तो रिवर्स बायस पर ओपन सर्किट होगा, और ओपन सर्किट वोल्टेज को अगर मैं पता करूं तो यहां से अगर मैं देखूं तो पहला साइन क्या मिल रहा है, +VD, राइट, और यहां पहला साइन क्या मिल रहा है, +1 बराबर 0, या VD बराबर मैं क्या बोल सकता हूं, -1 वोल्ट। तो इसका मतलब इस बार डायोड पर जो वोल्टेज बन रहा है वो क्या बन रहा है, -1 वोल्ट। याद रखें रिवर्स बायस पर डायोड ओपन हो जाएगा स्टूडेंट्स, जबकि फॉरवर्ड पर डायोड पर कट इन वोल्टेज क्या था, 0.7। सो दैट्स वाई इस समय डायोड पर बनने वाला वोल्टेज कब, जब डायोड किस कंडीशन पर है, रिवर्स बायस। इसका मतलब एनोड पर निगेटिव वोल्टेज है और कैथोड पर पॉजिटिव वोल्टेज है। सो दैट्स वाई मैं स्टूडेंट्स ये डाटा आपको समझा चुका हूं, एक बार इसको रब कर देता हूं सो दैट मैं कैरेक्टरिस्टिक आपको समझा पाऊं। तो यहां देखना आप केस सेकंड पर, अब जब मैं बात करूंगा तो केस सेकंड पर हम बोल सकते हैं, आप सभी बोर्ड पर देखें स्टूडेंट्स, आप सभी बोर्ड पर देखें, ये चीज पहले आपको समझनी होगी सो दैट आपको अब एक बेसिक आइडिया हो कि कौन सी इक्वेशन हम यहां पर यूज कर रहे हैं। देखिए अब यहां और ये मत घबराना स्टूडेंट्स कि सर अभी तो हमने डायोड पढ़ा नहीं है, मैं डायोड आगे आपको पढ़ाऊंगा, कंप्लीट मैनर में पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन सभी को होती है। सभी जानते हैं कि डायोड कब कंडक्ट करेगा, कब ये रिवर्स बायस में ऑफ कंडीशन पर होगा, नॉन कंडक्टिंग पर होगा, राइट। चलिए देखें, अब जरा आप समझना, अब आप सभी ध्यान देना स्टूडेंट्स, डायोड पर जो करंट इक्वेशन थी, देखो डायोड पर अभी तक जो मैं करंट इक्वेशन आपको बताता था वो क्या थी, ID बराबर I0, पैसेंस रखें अभी, I0 e की पावर VD अपॉन ईटा VT -1। देखो स्टूडेंट्स,
डायोड पर इस बार VD के मान कितना बन रहा है? मैंने जो वोल्टेज अप्लाई किया पिछले बार तो ये V गामा के बराबर हो गया था, कटिंग वोल्टेज के बराबर, और इस बार ये रिवर्स बायस पर ओपन सर्किट वोल्टेज जो डायोड पर बनेगा, तो डायोड पर पूरा कितना वोल्टेज जाएगा? 1, लेकिन कैसा? -1। तो ये जो वोल्टेज यहां पहुंचेगा ये -1 है, तो VD बराबर क्या है? -1। तो इस समय अगर मैं बात करूं तो अपने पास ये वैल्यू I0 है, और ध्यान देना e की पावर VD का मतलब इस समय क्या है? -1 अपॉन ईटा सिलिकॉन के लिए कितना होता है? सिलिकॉन के लिए अगर मैं ईटा की बात करूं तो दैट वैल्यू इज 2, रिकॉम्बिनेशन फैक्टर है, इसी को आइडेंटिटी फैक्टर कहते हैं। थर्मल वोल्टेज की वैल्यू VT है 26 मिली वोल्ट। मैं स्टूडेंट्स मिली मतलब 10⁻³ है, या एक बार चलो लिख ही देता हूं, -1। इस वैल्यू को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो I0 ये माइनस पर था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? e की पावर माइनस का 1000, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 26 × 2 का मतलब 52, और यहां वैल्यू है -1, राइट। अब जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये e की पावर माइनस में, देखो पिछले बार ये वैल्यू e की पावर प्लस में थी, इस बार ये वैल्यू e की पावर माइनस में है, तो ये वैल्यू बहुत कम आ जाएगी 1 अपॉन पर, राइट, बहुत कम वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स। और अगर ये वैल्यू बहुत कम आएगी तो इस 1 के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू इतनी कम है कि जिसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और अगर इस वैल्यू को हम छोड़ दें तो इसका मतलब आईडी का जो मान है, आईडी का जो मान है आप कैलकुलेटर से निकाल कर चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये वैल्यू बहुत कम आ रही है। और अगर ये बहुत कम आ रही है तो आईडी का मान ये I0 है, -1 हमें लेना होगा। देखो आईडी बराबर I0, अगर मैंने इसको निग्लेक्ट कर दिया तो इसको 0 मान लिया, -1, और यहां पर ये वैल्यू ID बराबर कितनी आ जाएगी? -I0। ये वैल्यू बहुत कम थी -1 के कंपेयर में, अगर 1 के कंपेयर में बहुत कम थी स्टूडेंट, तो इसको हमने निग्लेक्ट कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, छोड़ दिया, तो ID बराबर क्या आ गया? -I0। अब जरा मेरी बेसिक बातें समझना, मैं क्या समझा रहा हूं। आप देखो, याद करो कि आपने डायोड पर ये बेसिक डाटा पढ़ रखा है। अगर मैं डायोड की बात करूं तो डायोड पर ये बेसिक डाटा आपने पढ़ रखा है, जब हम VI कैरेक्टरिस्टिक डायोड पर प्लॉट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, रिकॉल करिए, अगर मैं VI कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो डायोड पर जब आप इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं पीएन जंक्शन पर, तो पॉजिटिव पोटेंशियल पर पहले धीमे धीमे करंट हमारे पास इंक्रीज करती है, लेकिन एक वोल्टेज पहले हमारे पास करंट धीमे धीमे इंक्रीज करती है, और एक पॉइंट ये जो अपने पास V गामा होता है, V गामा का मतलब क्या है? कट इन वोल्टेज। इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कट इन वोल्टेज। ये V गामा 0.7 वोल्ट होता है, किसके लिए? सिलिकॉन के लिए, और यही वैल्यू 0.3 वोल्ट होती है किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। तो इस कट इन वोल्टेज के बाद अगर इतना वोल्टेज डायोड पर अप्लाई हो गया तो हमारे पास अवक्षय परत टूट जाती है, और अवक्षय परत टूट जाती है तो कंप्लीट हमारे पास लार्ज करंट फ्लो करती है। इसका मतलब अब हमारे पास करंट इंक्रीज करती है। सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स, जो हमारे पास V गामा की वोल्टेज है ये कट इन वोल्टेज है, इतना मिनिमम वोल्टेज चाहिए ही चाहिए सो दैट डायोड कंडक्ट कर पाए। तो ये हमारे पास 0.7 होता है सिलिकॉन का, और जर्मेनियम का कितना होता है? 0.3। आप देखें इसका नेचर क्या इस करंट इक्वेशन को फॉलो कर रहा है? ID बराबर I0, e की पावर, क्या ये एक्सपोनेंशियली राइज नहीं है स्टूडेंट्स? e की पावर VD अपॉन ईटा VT, राइट। तो इसी फंक्शन को ये फॉलो कर रहा है, और इस तरह से ये करंट, इस तरह से आपने कैरेक्टरिस्टिक देखी है इंक्रीज करते हुए। और अगर मैं बात करूं रिवर्स बायस की, तो रिवर्स बायस पर क्या हुआ? डायोड ओपन जैसा हो गया। ओपन जैसे का मतलब स्टूडेंट समझना, रिवर्स बायस पर ID की वैल्यू रिवर्स सैचुरेशन करंट जो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से बन रही थी, रिवर्स सैचुरेशन करंट माइनस वैल्यू पर, तो ID बराबर क्या बन रहा है? -I0। तो इसका मतलब है अगर मैं निगेटिव डायरेक्शन पर बात करूं तो निगेटिव पोटेंशियल इस तरफ होगा। अगर आपने निगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रखा है स्टूडेंट्स, तो निगेटिव वोल्टेज पर हमारे पास एक करंट मिलेगी, और इस करंट को हम क्या कहते हैं? रिवर्स सैचुरेशन करंट, दैट इज -I0, राइट। ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है स्टूडेंट्स। और एक रीजन आता है ब्रेकडाउन, आगे हम पढ़ेंगे जीनर और एवलांच मैकेनिज्म। तो उसके बाद डायोड ब्रेकडाउन रीजन पर चला जाता है, और फिर हमारे पास लाइक दिस कैरेक्टरिस्टिक मिलती है। हालांकि हमारी अभी रिक्वायरमेंट दिस नहीं है, से दिस इज ब्रेकडाउन VBR,
राइट, ये ब्रेकडाउन है। मेरी रिक्वायरमेंट ब्रेकडाउन की नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट माइनस आई नॉट की नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट केवल और केवल फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक की है, जो मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स मेरी रिक्वायरमेंट अभी जिस डायोड पर मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, मुझे ये आईडी बराबर आई नॉट ई की पावर वीडी अपॉन ईटा वीटी चाहिए। और इसके लिए मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मुझे इस कैरेक्टरिस्टिक को मैच कराना है अपने रिलेशन के लिए, ताकि मैं लॉग एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक को समझा पाऊं। तो लॉग एम्पलीफायर के लिए मैंने सोचा कि पीएन जंक्शन की एक बार कैरेक्टरिस्टिक आपको फार्मूला बेस बताकर बताना चाहिए, एक बेसिक आइडिया देना चाहिए, सो दैट आपको यह क्लियर रहे कि हम लोग पीएन जंक्शन डायोड पर फॉरवर्ड करंट एक्सपोनेंशियल टर्म में लेते हैं। बस इतना भी आपको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा स्टूडेंट्स कंप्लीट डेरिवेशन आपको जरूरत है, बट बेसिक आइडिया होना चाहिए, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्यों एक्सपोनेंशियल टर्म आती है। तो यहां तक आप लिख चुके होंगे, राइट। अब मैं स्टूडेंट्स वापस आता हूं, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट को स्टार्ट करता हूं मैं केसीएल लगाकर। यहां तक अब आपको समझ में आ गया होगा कि डायोड को फॉरवर्ड बायस में कौन सी करंट इक्वेशन मैं यूज करूंगा। इसी करंट इक्वेशन को मैं यूज करूंगा, आईडी बराबर आई नॉट ई की पावर वीडी अपॉन ईटा वीटी। आपको यह भी आइडिया हो जाना चाहिए मैं वन को क्यों छोड़ रहा था और रिवर्स बायस में वन को क्यों लेना था और इस टर्म को क्यों छोड़ना था। मैंने इसलिए स्टूडेंट्स वैल्यू ली है ताकि आपको यह आइडिया लगे। बुक इस फॉर्म पर मैंने डाटा नहीं लिखा, राइट। और ये आप याद रखना स्टूडेंट्स, जब मैं डायोड ट्रांजिस्टर बाकी चीजें पढ़ाऊंगा तब बहुत प्रॉपर वे में इसको पढ़ने वाले हैं हम लोग, राइट। अभी हमारा मोटो मैथमेटिकल एनालिसिस पर था, तो मुझे जो लग रहा था डाटा कम से कम आपकी जरूरत है वो मैंने अभी ले लिया है। चलो देखो, अगर अब हम लोग किरचॉफ करंट लॉ की बात करें, देखिए स्टूडेंट्स अब आपको एक बेसिक आइडिया लग गया। अब सिंपली केसीएल लगाना है अपने को। अगर मैं किरचॉफ करंट लॉ लगाऊं, राइट, अगर मैं किरचॉफ करंट लॉ लगाऊं, केसीएल लगाऊं, तो किरचॉफ करंट लॉ से देखो हमें क्या पता चला। जब मैं किरचॉफ करंट लॉ की बात कर रहा हूं तो हमें क्या आइडिया लगता है स्टूडेंट्स। अगर मैं किरचॉफ करंट लॉ की बात करूं तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जब मैं किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई कर रहा हूं तो दो करंट्स बन रही हैं, राइट, दो करंट्स बन रही हैं और दोनों करंट्स, एक इनकमिंग मैंने मान ली और एक आउटगोइंग। तो इनकमिंग बराबर क्या होना चाहिए, आउटगोइंग, राइट। और याद रखिए डायोड पर जो करंट की हमें डायरेक्शन लेनी है ऑलवेज, वो हम क्या ले रहे हैं, P2N, राइट। नाउ सी, अगर मैं यहां बात करूं, मान लेता हूं एक करंट दिस, ये करंट IS है, इस नोड की बात कर रहा हूं, इस नोड पर जाने वाली करंट क्या है, IS। और अगर मैं बात करूं डायोड पर जाने वाली करंट, तो इसको ID बोल सकते हैं। अब आप बताओ, अगर मैं इस पर्टिकुलर नोड पर KCL लगाऊं, अप्लाई KCL, अप्लाई KCL एट इन्वर्टिंग नोड, किस पर लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, इन्वर्टिंग नोड पर। अगर मैं इन्वर्टिंग नोड की बात करूं तो यहां से आने वाली धारा क्या है, I ऑफ S। अरे I ऑफ I मान लो, I1 I2 I3 कुछ भी मान लो, राइट। I ऑफ S मान लिया, ये आने वाली है, ये इस नोड पर आने वाली करंट और बाहर जाने वाली करंट ID है, क्योंकि ये वाली धारा क्या है, शून्य। तो IS बराबर ये वैल्यू क्या हो गई, ID, राइट। IS को अगर मैं लिखना चाहूं तो आप देख सकते हो, IS का मतलब, अगर मैं IS की बात करूं तो स्टूडेंट्स इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज V ऑफ I, नंबर ऑफ टाइम्स हम लिख चुके हैं, ये R है और यहां हमारे पास जो वोल्टेज है वो 0 है। और मैं आपसे बात कर रहा हूं I ऑफ S की। तो अगर मैं I ऑफ S की बात करूं तो इस ब्रांच पर फ्लो होने वाली करंट क्या हो जाएगी, VI माइनस 0 अपॉन R, धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध। तो IS की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, IS की वैल्यू है
वी आई माइनस जीरो अपॉन आर। अच्छा, दूसरा रिकॉल करो, डायोड जब अग्रभ्नित था, फॉरवर्ड बायस था, तो उस समय डायोड पर फ्लो होने वाली करंट क्या बन रही थी स्टूडेंट्स? मैंने अभी आपको केस फर्स्ट में पढ़ाया था, हम डायोड को फॉरवर्ड बायस कंडीशन पर देख रहे हैं, और उस समय मैंने कभी करंट लिखी थी स्टूडेंट्स, आई नॉट ई की पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी। मैंने बताया था वन कैसे निग्लेक्ट होता है। तो यहां पर अगर मैं अब इस इक्वेशन को देखूं तो वी आई बाई आर बराबर आई नॉट ई की पावर वी डी अपॉन ईटा वी टी आ गया। अगर ये डायोड करंट है तो एक छोटा सा लॉजिक और समझना, इस नोड पर वोल्टेज जीरो है, राइट? इस नोड पर पोटेंशियल जीरो है, और इसके बाद स्टूडेंट यहां पर एक डायोड लगा हुआ है और इस नोड पर वोल्टेज वी नॉट है, राइट? डायोड पर जो हमने करंट की डायरेक्शन में पोलैरिटी एज्यूम कर रखी है, प्लस माइनस वीडी एज्यूम कर रखी है। नंबर ऑफ टाइम्स मैं इस कॉन्सेप्ट को भी आपको बता चुका हूं जब मैंने डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर सर्किट आपको पढ़ाया था। मल्टीमीटर कॉन्सेप्ट से अगर मैं स्टूडेंट्स यहां रेड लगाता हूं और यहां ब्लैक लगाता हूं, तो रेड और ब्लैक मल्टीमीटर का मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, बीच वाला वोल्टेज होगा। अगर मैं बोलूं जीरो से वी नॉट को घटा रहा हूं, देखो स्टूडेंट्स, जीरो माइनस वी नॉट, देखो जरा ध्यान से, जीरो माइनस वी नॉट का मतलब चलते हुए पहला साइन प्लस, तो वैल्यू आ जाएगी प्लस का वीडी। अगर मैं उल्टा लिखना चाहूं, इस नोड वोल्टेज से इस वोल्टेज को घटाऊं, तब क्या होगा? अगर मैं वी नॉट से जीरो को घटा रहा हूं, तब चलते हुए पहला साइन माइनस मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूं वी नॉट माइनस जीरो बराबर, अब चलते हुए इस तरफ से माइनस वीडी। दोनों में कोई फर्क नहीं है स्टूडेंट्स। अगर इस माइनस साइन को इधर ले जाएं तो वीडी बराबर अभी भी क्या है? माइनस वी नॉट। आप इस तरह से लिखो, इससे इसको घटाकर लिखो या इससे इसको घटाकर लिखो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे इसको घटाने का मतलब चलते हुए पहला साइन दिस साइड, और इससे अगर इसको घटा रहे हैं तो चलते हुए पहला साइन दिस साइड, राइट? तो ये वीडी बराबर क्या आ गया? माइनस वी नॉट। जरा चेक करो अब यहां अगर मैं बोलूं दिस इज वी आई अपॉन आर बराबर, अपने पास सेकंड यहां रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स? ये अपने पास एक रिलेशन था Vd बराबर माइनस वी नॉट। तो अगर अपन यहां पुट कर दें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? आई नॉट ई की पावर Vd की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस वी नॉट अपॉन ईटा Vt। अब मैं इस आई नॉट को दिस साइड ले जा सकता हूं, तो ये वैल्यू आ गई वी आई अपॉन आर आई नॉट या आई नॉट इंटू आर बराबर ई की पावर माइनस वी नॉट अपॉन ईटा Vt। अब स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट डिस्कशन देखो, जो बातें मैंने बार बार बताने की कोशिश की है उसका एसेंस आ चुका है। यहां क्या लिखा हुआ है? ई की पावर। अगर कोई टर्म ई की पावर पर है, एक्सपोनेंशियल टर्म पर है, तो बताओ स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल टर्म का मतलब अगर ये ई की पावर टर्म पर है तो मुझे इस ई की पावर टर्म को तभी मैं खत्म कर सकता हूं जब मैं दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लूं। ई तो उसका बेस बताएगा स्टूडेंट, नेचुरल लॉग। नॉर्मल लॉग में हमारे पास जैसे हम बेस 10 लेकर चलते थे, यहां मैं नेचुरल लॉग की बात करूंगा तो नेचुरल लॉग का मतलब ln। सो दैट्स वाई अगर मुझे यहां पर इस ई को हटाना है तो मैं क्या बोल सकता हूं स्टूडेंट्स? टेकिंग लॉग बोथ साइड। मुझे क्या करना है? दोनों तरफ पक्षों में लॉग ले लेना है। मैं जैसे ही लॉग लूंगा स्टूडेंट्स, तो लॉग लेने का मतलब बेस ई है तो इसको मैं ln लिखूंगा, ln वी आई अपॉन आई नॉट इंटू आर, राइट? और ये ई हट जाएगा। ई को हटाने के लिए हमने क्या लिया है? लॉग। और ये कैसा लॉग है? जिसका बेस कितना है? ई। सो दैट्स वाई ये वैल्यू क्या आ गई? ई हटकर माइनस वी नॉट अपॉन ईटा वी टी। नाउ सी स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका त्रियक गुणा कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं बोल सकता हूं वी नॉट बराबर, ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, माइनस ईटा वी टी इधर आ जाएगा, माइनस ईटा वी टी इंटू ln वी आई अपॉन आई नॉट आर। अब जरा ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये जो डाटा आया इसको जरा रिकॉग्नाइज करो एक बार। चलो इसको अपन रिकॉग्नाइज करते हैं, क्या क्या टर्म अपने पास आ गई। पहली बात तो ये जो माइनस साइन आ रहा है, ये जो यहां माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब क्या है? अरे जल्दी बोलो। माइनस साइन का मतलब बार बार हम डिजाइनिंग किससे कर रहे हैं? इन्वर्टिंग। तो ये माइनस केवल क्या बताता है स्टूडेंट्स? 180 डिग्री फेज शिफ्ट। ये 180 डिग्री की फेज शिफ्ट
दे रहा है, माइनस साइन केवल और केवल यहां पर 180 डिग्री की फेज शिफ्ट दे रहा है। दूसरा, ईटा एक रिकॉम्बिनेशन फैक्टर है, कांस्टेंट वैल्यू है, वीटी भी एक कांस्टेंट है, ये 26 मिलीवोल्ट था, सिलिकॉन के लिए ईटा 2 था, तो इसका मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है। दूसरा, एलएन के साथ ये वीआई लिखा है, नीचे क्या लिखा है, आई नॉट आर। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, आई नॉट रिवर्स सैचुरेशन करंट भी एक कांस्टेंट होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिजाइनर फिक्स कर चुका होगा, तो क्या आर और आई नॉट भी एक फिक्स वैल्यू है? इसका मतलब अगर ये एक फिक्स वैल्यू है तो क्या मैं अब स्टूडेंट्स अगले स्टेप में सीधे बोल सकता हूं कि ये जो अपने पास वी नॉट आया, ये वी नॉट समानुपाते हैं एल एन ऑफ वी आई के। बोलो, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? आउटपुट वोल्टेज जो आ रहा है ये इनपुट वोल्टेज का, जो इनपुट पर हमने वैल्यू अप्लाई कर रखी है, उसका किसके प्रोपोर्शनल है? लॉग के प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स। सो दैट्स व्हाई दिस एम्पलीफायर इज आल्सो कॉल्ड एज लॉग एम्पलीफायर। इसीलिए इसका नाम क्या है? लॉगरिथमिक एम्पलीफायर या लॉग एम्पलीफायर, जो कि इनपुट का क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? आउटपुट पर लॉग करके दे रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, अब हमने लॉग एम्पलीफायर डिजाइन कर लिया है, और किसकी सहायता से किया? देखो स्टूडेंट्स, हमने डायोड की हेल्प से ऐसा डिजाइन किया। तो डायोड को अगर मैं फीडबैक पर लगा दूं तो कैसा एम्पलीफायर डिजाइन हो जाता है? लॉग एम्पलीफायर। और इस बात को ध्यान रखें, ईटा कांस्टेंट है, वीटी कांस्टेंट है, ईटा की वैल्यू 2 है, वीटी की वैल्यू 26 मिलीवोल्ट है, तो दोनों कांस्टेंट का एक मल्टीप्लीकेशन बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। आई नॉट फिक्स वैल्यू है, आर भी फिक्स वैल्यू है, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा, तो इन सभी को हटा सकते हैं। प्रोपोर्शनलिटी में क्या लिख सकते हैं? वी नॉट समानुपाते एल एन वी आई, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म स्टूडेंट्स। तो प्रोपोर्शनलिटी पर हम देख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के लॉग को दे रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉग एम्पलीफायर। अब दूसरी बात, मैंने अभी जो लॉग एम्पलीफायर बनाया वो किसकी हेल्प से बनाया स्टूडेंट्स? डायोड। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे डायोड की जगह ट्रांजिस्टर से इसको बनाना होता, मेरी बात समझना, इन जनरली जो हम इसको फ्रेम करते हैं वो किससे बनाते हैं? डायोड से। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे इसको ट्रांजिस्टर से बनाना होता, तो यस, वी कैन आल्सो मेक दिस विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर। हम ट्रांजिस्टर की सहायता से भी इसको बना सकते हैं। हालांकि डेरिवेशन का यहां कोई यूज नहीं है स्टूडेंट्स, आपको बुकिस फॉर्म में यहां से डेरिवेशन मिलता है, लेकिन मेरे को लगता है गुड फॉर्म में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो इसलिए अपन ने वीआई कैरेक्टरिस्टिक यहां पर पहले देखी, और ईटा का मतलब, वीटी का मतलब, मेरे को लगता है कि अगर 1-2 बार हम पहले से प्रैक्टिस में रहेंगे तो जब मैं डायोड आपको पढ़ा रहा हूंगा तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल एनालिसिस करने में आपको मजा आएगा, आपको समझ में आएगा कैसे कैसे चीजें वहां पर हम लोग फॉलो अप में ले रहे हैं। इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, नंबर ऑफ टाइम्स, जहां जहां जो भी डाटा यूज होगा उसको मैं बार बार रिपीट करने की कोशिश करूंगा, सो दैट जैसे हम क्लास में करते थे स्टूडेंट्स, जो चीज जहां पर हमारे पास वापस घूम कर आती है कि ये टॉपिक हमने यहां पढ़ा था, इसका यहां यूज है, तो उसको हम फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन बस आप ये मत घबराना कि सर अभी तो डायोड और ट्रांजिस्टर पढ़ा नहीं, बीच में आपने कैसे ले लिया। मुझे ऐसा लगता है इतना आप सब जानते हो कि डायोड पर करंट इक्वेशन आई नॉट ई की पावर वीडी अपॉन ईटा वीटी, ये लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके अलावा मैंने अभी तक स्टूडेंट्स डायोड या ट्रांजिस्टर का कोई नया एप्लीकेशन यहां पर यूज नहीं किया, सिंपल एक करंट इक्वेशन ली है, दैट्स इट। और इस इक्वेशन को मैंने डायरेक्ट ना लिखकर बताया ये इक्वेशन कहां से फ्रेम होती है। क्लियर? चलो, अब मैं एक काम करता हूं, इसको एक बार ट्रांजिस्टर से भी बता देता हूं। हालांकि आपके लिए केवल और केवल फिगर की रिक्वायरमेंट है, आपको पता होना चाहिए कि लॉग एम्पलीफायर की डिजाइनिंग डायोड अथवा ट्रांजिस्टर दोनों की हेल्प से की जा सकती है, और दोनों को कहां लगाते हैं स्टूडेंट्स? हम लोग फीडबैक पर, राइट? चलिए एक बार मैं लॉग एम्पलीफायर को फिर से बता रहा हूं, और इस बार मैं इसको किसकी हेल्प से बता रहा हूं स्टूडेंट्स? ट्रांजिस्टर की हेल्प से, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। नाउ सी, अगर यहां पर अब हम इसको ट्रांजिस्टर की हेल्प से देखें तो देखिए स्टूडेंट्स, फिगर मैंने इसलिए हटा दिया स्टूडेंट्स, इसी पर चेंज ना करके मैं आपको प्रॉपर अलग से इसको बता देता हूं, ठीक है? बहुत सिंपल वे में देखेंगे आप। अगर ये बात अब आप समझ गए हैं तो इसको भी बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप। मैंने क्या किया, इस बार ट्रांजिस्टर को फीडबैक में ले लिया है स्टूडेंट्स, राइट? ट्रांजिस्टर को फीडबैक में ले लिया डायोड की जगह पर, ठीक है? तो कभी आपसे बोला जाए लॉग एम्पलीफायर डिजाइन होता है, ऑप्शन ए लिखा जाए फीडबैक में डायोड लगाकर, ऑप्शन बी लिखा जाए
फीडबैक में ट्रांजिस्टर लगाकर ऑप्शन सी लिखा जाए, ऑप्शन ए और बी डायोड भी लगाकर अथवा ट्रांजिस्टर भी लगाकर हम लॉग एम्पलीफायर डिजाइन कर सकते हैं, और एक ऑप्शन दे दिया जाए डी नन ऑफ दीज, तो वहां आंसर होगा हम इसको डायोड से भी बना सकते हैं और ट्रांजिस्टर लगाकर भी फीडबैक पर बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर रहे हैं, इस बार ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर फीडबैक पर पहले हमने डायोड की हेल्प से डिजाइनिंग की थी। इस बार हम क्या कर रहे हैं, हमने सीरीज पर तो सेम रजिस्टर ही ले रखा है, इनपुट पर कोई सिग्नल अप्लाई कर रखा है VI, और नॉन इन्वर्टिंग फिर से ग्राउंड है, सेम वर्जन है सब कुछ। केवल डायोड की जगह मैंने डायोड की जगह एक NPN ट्रांजिस्टर यूज किया, और ये जो NPN ट्रांजिस्टर है ये अब फीडबैक पर है डायोड की जगह, जिसमें हमने बेस को ग्राउंड कर रखा है। और आप तीनों टर्मिनल्स को अगर देखें तो उससे कलेक्टर, बेस एंड एमीटर, राइट। अब देखो जरा, NPN ट्रांजिस्टर पर P2N हम एरो दिखाते हैं सिंबॉलिक फॉर्म पर, राइट। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन को दिखाता है। अब यहां पर C, B और E में ये कलेक्टर है, ये बेस है और ये एमीटर है। इस ट्रांजिस्टर वर्जन में हमने बेस को ग्राउंड कर रखा है स्टूडेंट्स। और अब मैं अगर इस डिजाइनिंग पर बातें स्टार्ट करूं तो जरा समझना आप मैं क्या कह रहा हूं आपसे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर आइडियल केस पर इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट लिख सकते हैं, ओपन लूप गेन भी इनफाइनाइट लिख सकते हैं, राइट। अब आप अगर देखें तो इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, यहां पर जो पहली लाइन निकल कर आती है, सबसे पहले मैं बोल सकता हूं आपसे कि जो RI है, RI का मतलब है इनपुट पर बनने वाला विभवांतर डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। आप सभी जानते हो इनपुट करंट की वैल्यू अगर जीरो बना दी जाए, समथिंग अपॉन जीरो का मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट। तो पहली बात, ऑप एम्प के टर्मिनल्स पर इनसाइड जो करंट जा रही है दैट इज कॉल्ड 0 एम्पियर, दैट इज कॉल्ड 0 एम्पियर। दूसरी बात, अगर अब मैं आपसे बोलूं ओपन लूप गेन के लिए, तो देखो ओपन लूप गेन का मतलब है AOL। नंबर ऑफ टाइम्स मैं आपको बता चुका हूं, AOL का मतलब है, ओपन लूप का मतलब आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय ऑप एम्प के इनपुट के टर्मिनल पर बनने वाला डिफरेंस वोल्टेज। सो दिस इज कॉल्ड V0 अपॉन VID। और ये तभी अनंत बन सकता है, AOL तभी अनंत बन सकता है जब मैं VID को क्या पुट कर दूं, 0। VID 0 बनाने का मतलब है, अगर मैं आपसे बोलूं कि VID 0 है, इसका मतलब है V प्लस माइनस V माइनस बराबर 0 या V प्लस बराबर V माइनस, राइट। अब अगर V प्लस बराबर V माइनस है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि आप बोल रहे हैं इस टर्मिनल पर नॉन इन्वर्टिंग का जो पोटेंशियल है वो इन्वर्टिंग के पोटेंशियल के बराबर होगा, और यहां कोई फिजिकल वायर नहीं है। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल शॉर्ट। और वर्चुअल शॉर्ट का ये स्पेशल केस क्या है, यहां नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड है और ये वाला इस ग्राउंड के वोल्टेज के बराबर होगा। इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ स्पेशल वर्चुअल शॉर्ट, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल ग्राउंड। तो आपने दोनों ही प्रॉपर्टी यूज कर ली, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट वाले, दूसरा AOL बराबर इनफाइनाइट। अब जब ये दो प्रॉपर्टी आप लगा चुके हैं तो तीसरी बात देखो, हमने क्या किया, एक एक करके चीजों को समझना। मैंने यहां मान लिया कि यहां कोई इनपुट पर करंट I ऑफ I है, और अगर मैं यहां स्टूडेंट्स करंट की बात करूं तो मुझे अब यहां करंट लिखनी है। अगर मैं यहां करंट लिखूं तो देखो कलेक्टर पर जो करंट बनेगी, राइट, से दिस करंट इज IC, और यहां जो करंट बनेगी दिस इज कॉल्ड IE। ठीक है, तो अब जरा समझना, इस ट्रांजिस्टर पर
इस ट्रांजिस्टर पर अगर मैं बात करूं, इस ट्रांजिस्टर पर कलेक्टर करंट की, तो आप सभी जानते हो बेस यहां पर मैंने ग्राउंड कर रखा है, तो आईसी ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगा, एमीटर करंट के, राइट। और इसकी वैल्यू अब हम लोग लिख सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले मैं केसीएल अप्लाई करता हूं, एक एक करके चीजों को लिखेंगे। पहले मैंने आपसे बोला अप्लाई केसीएल, अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ किस टर्मिनल पर, इन्वर्टिंग पर। एट इन्वर्टिंग नोड, हम इन्वर्टिंग नोड पर केसीएल अप्लाई कर रहे हैं। जब आपने इन्वर्टिंग नोड पर केसीएल लगाया तो आने वाली धारा क्या है, आई ऑफ आई, इनपुट करंट आई ऑफ आई, आई के साथ सफिक्स में मैंने आई मान लिया, ये आने वाली धारा है। बाहर जाने वाली धारा क्या है स्टूडेंट्स, इस नोड से कलेक्टर करंट, दिस इज आईसी। तो आई ऑफ आई बराबर मुझे आईसी पुट करना है। और थोड़ा सा हम ट्रांजिस्टर को भी देख लेते हैं, जरा मेरी बात समझना। अगर मैं ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूं तो यहां स्टूडेंट्स कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझें। मैंने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया, दिस टर्मिनल इज एन पी एन, राइट। एनपीएन ट्रांजिस्टर पर क्या किया हमने, जरा समझना स्टूडेंट्स, सभी लोग समझना। मैंने बेस को ग्राउंड ले रखा है। बेस को ग्राउंड ले रखने का मतलब क्या है, वीसीबी की अगर मैं बात करूं, देखो स्टूडेंट्स, सी से बी पर जो पोटेंशियल है, तो अगर मैं वीसीबी की बात करूं, आपसे मैं बोल रहा हूं, यहां समझना, मैं साइड में लिख रहा हूं कुछ चीजें। वीसीबी की मैं अगर बात करूं तो वीसीबी अपने पास क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों ऐसा हुआ, जरा देखें। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है, तो ये वाला जीरो था, वर्चुअल ग्राउंड से ये वाला वोल्टेज जीरो हुआ, ये जीरो है, तो यहां भी सी पर कितना पोटेंशियल है, जीरो। देखें आप, वर्चुअल ग्राउंड से ये वाला वोल्टेज इसके बराबर हुआ, नॉन इन्वर्टिंग पर पोटेंशियल जीरो था, तो यहां भी जीरो हो गया। और कलेक्टर टर्मिनल, संग्राहक जो हमारे पास है, इसका पोटेंशियल भी कितना हो गया, जीरो। बेस हमने ऑलरेडी जीरो कर रखा है, हमने बेस को ग्राउंड कर रखा है, तो इसका मतलब वीसीबी का मान कितना है, जीरो। और अगर वीसीबी का मान जीरो है, अगर वीसीबी का मान जीरो है, तो इसका मतलब केवल और केवल वीबीई प्लस माइनस वीबीई यहां एग्जिस्ट कर रहा है। और इसका मतलब है इस तरह के मॉडल को हम बोल सकते हैं ये ट्रांजिस्टर का डायोड इक्विवेलेंट हो गया, राइट। तो यहां पर डायोड इक्विवेलेंट बन गया है। इसका मतलब हमने वीसीबी को जीरो बना दिया है स्टूडेंट्स, और वीसीबी जीरो होने की वजह से हमारे पास ये ट्रांजिस्टर कैसा बिहेव कर रहा है, लाइक डायोड। अगर ये ट्रांजिस्टर पर वीसीबी जीरो हो चुका है तो केवल वीबीई एग्जिस्ट कर रहा है, और वीबीई लाइक कैसा एग्जिस्ट कर रहा है, लाइक डायोड। और अगर ये लाइक डायोड जैसा एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, इस ट्रांजिस्टर को हमने डायोड मॉडल पर कन्वर्ट कर लिया है। अगर इस ट्रांजिस्टर को डायोड मॉडल पर कन्वर्ट कर लिया है तो आप बताइए, इन जनरल ट्रांजिस्टर पर एमीटर धारा IE बराबर क्या होता है अपने पास, IB प्लस IC। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां बेस को ग्राउंड कर चुका हूं तो मेरे पास ऑलमोस्ट जो IE करंट है ये लगभग किसके बराबर है, IC के। IE किसके बराबर हो गया, IC। तो हमारे पास एमीटर करंट और कलेक्टर करंट इस समय क्या है, बराबर। और अब आप ये भी जानते हो, जरा समझना, मैं अगर एमीटर करंट की बात करूं तो स्टूडेंट्स यहां हो क्या रहा है, B से E पर एक पीएन जंक्शन जो बन रहा है। देखो यहां जो बन रहा था, यहां जो पीएन जंक्शन था स्टूडेंट्स, यहां पर कलेक्टर पर पोटेंशियल जीरो, बेस पर पोटेंशियल जीरो, तो यहां कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ। लेकिन यहां मेरे पास जो डायोड मॉडल बन रहा है, इस डायोड मॉडल पर प्लस माइनस बेस से एमीटर पर एक बिल्ट इन पोटेंशियल बन रहा है। तो मैं बोल सकता हूं IE बराबर, अगर ये डायोड के अब इक्विवेलेंट है, क्योंकि हमने VCB को क्या कर दिया, जीरो। अगर VCB जीरो है तो इसको हम बोल सकते हैं ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट टू पीएन जंक्शन डायोड। अगर ये ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट हो गया पीएन जंक्शन डायोड के, सिंगल पीएन जंक्शन डायोड, क्योंकि स्टूडेंट्स हुआ क्या, ये पूरा जीरो हो चुका है तो इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह गया, केवल अपने पास इस तरफ एक डायोड मॉडल बन जाएगा। और डायोड मॉडल पर अगर मैं करंट को डायोड करंट के इक्वल बनाऊं तो IE बराबर, इससे पहले वाले सेक्शन में भी आपने पढ़ा था, I नॉट E की पावर VD पढ़ते थे हम लोग। अब यहां VD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो
बेस से एमीटर पर जो वोल्टेज बन रहा है VBE, तो इसको हम बोल सकते हैं E की पावर VBE अपॉन ईटा VT माइनस 1। और आपको पता है स्टूडेंट्स, एक्चुअल में डायोड में मैं यहां क्या लिखता था VD, यहां जो वोल्टेज बन रहा है PN पर दैट इज BE, बेस टू एमीटर। अगर ये बेस से एमीटर है तो मैंने इसको VBE लिख लिया, और यहां मैं बोल सकता हूं IE बराबर, आप सभी जानते हो मैंने आपको बताया था पिछले केस में डायोड को मैं कैसा ले रहा था, अग्रभनित, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में लेते समय आपको पता है स्टूडेंट 1 कैंसिल हो जाता है, बताया भी था कि एक्सपोनेंशियल जैसी कैरेक्टरिस्टिक देखते थे। तो इस बार भी इस 1 को मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, छोड़ दूंगा, और जैसे ही आप इस 1 को छोड़ेंगे, जैसे ही आप इस 1 को डिस्कार्ड करेंगे तो IE ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो गया, I नॉट E की पावर VBE अपॉन ईटा VT, राइट। अगर ये वैल्यू इसके बराबर है स्टूडेंट्स, तो अब जरा समझना, मुझे यहां KCL लगाना था, मैं फिर से प्रॉपर क्या ईटा है, क्या VT है, क्या VB है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप समझ चुके हो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले बार सारी चीजें आपको फॉर्मुलेट करके बताई थी। अब मेरा मोटो केवल इतना है, आपको यह बताना कि यहां पर एमीटर करंट अगर कलेक्टर करंट के बराबर है तो एमीटर करंट की वैल्यू डायोड मॉडल पर हम क्या लिख रहे हैं, I नॉट E की पावर VB अपॉन ईटा VT, सेम एज डायोड करंट, क्योंकि हमने ट्रांजिस्टर को किस मॉडल पर जैसा बना लिया है, डायोड मॉडल जैसा। अगर ये डायोड मॉडल जैसा है तो IE बराबर I नॉट E की पावर VB अपॉन ईटा VT आ गया अप्रॉक्सीमेट। तो अगर मैं यहां स्टूडेंट्स KCL लगाऊं तो देखिए इनपुट करंट की वैल्यू क्या होगी, इनपुट करंट का मतलब सभी देखो बोर्ड पर, इस पर दिस इज VI, यहां प्रतिरोध है, एंड दिस, इसका वोल्टेज 0 है, और आपको I ऑफ I यहां पर लिखना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं I ऑफ I की बात करूं तो I ऑफ I का मतलब है दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, विभवांतर, तो VI माइनस 0 डिवाइड बाई R। दूसरा, I ऑफ I बराबर अगर VI माइनस 0 अपॉन R है तो स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो I ऑफ I की वैल्यू धारा बराबर विभवांतर VI माइनस 0 बाई R। दूसरा, IC, ये जो करंट जा रही है स्टूडेंट्स, यही करंट किसके बराबर है, IE की, और आपको लिंक करना था एक्चुअल में वोल्टेजेस को। तो आपने क्या किया, देखो ध्यान से, आपने क्या किया स्टूडेंट्स, मेरी बात को समझना, IE की वैल्यू आप क्या ले चुके हो, IE की वैल्यू आप ये लिख चुके हो I नॉट E की पावर VB अपॉन ईटा VT। मैं सब कुछ आपको अलग अलग लिख रहा हूं। तो IC का मतलब ही किसके बराबर है, पहले समझना, IC ही IE के बराबर है, राइट। अगर IC ही IE के बराबर है तो IE की वैल्यू I नॉट E की पावर VB अपॉन ईटा VT है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहां पर, IC ही IE के बराबर था और IE की वैल्यू है, या मैं एक काम करता हूं, पहले नेक्स्ट स्टेप में मैं IC बराबर IE लिख देता हूं, और अब मैं लिखता हूं VI अपॉन R बराबर IE का मान, इक्वेशन 1 से देखें, I नॉट E की पावर VBE अपॉन ईटा VT माइनस 1 क्यों निगलेक्ट हो गया है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस पर मैंने बताया था अप्रोक्सीमेशन स्टूडेंट्स, ये वैल्यू बहुत ज्यादा होती है 1 के तुलना में, तो हम 1 को डिस्कार्ड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब आप देखो यहां से समझना, अगर मैं बोलूं VI, इस I नॉट को इधर ले जाऊं, VI अपॉन I नॉट इंटू R बराबर E की पावर VBE अपॉन ईटा VT। अब जरा समझना स्टूडेंट्स, मैं लिंक तो करना चाह रहा था आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज को, ये आउटपुट वोल्टेज है और ये इनपुट वोल्टेज है, लेकिन लिंक क्या हो गया है, VBE लिंक हो गया। अगर बेस टू एमीटर वोल्टेज लिंक हुआ, क्योंकि यहां वाला हमारे पास VBE तो बना, तो मैं अगर VBE को लिंक करूं तो बताओ मुझे जरा, सभी लोग केवल बोर्ड पर देखना स्टूडेंट्स, क्या आप ये बात सभी मानते हो VBE लिखने का मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, VBE का मतलब हम बोल सकते हैं VB माइनस VE। सभी बोर्ड पर देखो जरा, क्या आपने VB को ग्राउंड ले रखा है स्टूडेंट्स, VB को ग्राउंड लेने का मतलब VB का मान 0 है। और अब आप देखिए, बहुत नोटिस करेंगे, ये एमीटर है, उत्सर्जक टर्मिनल, एमीटर टर्मिनल किससे कनेक्ट है, V नॉट, आउटपुट से। तो क्या जो पोटेंशियल 5 वोल्ट अगर यहां है तो यहां भी 5 वोल्ट होगा, इसका मतलब
यहां वाला वोल्टेज VE ही V0 है, तो इसका मतलब VE को हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं V0 से। तो बताइए स्टूडेंट्स, क्या VBE बराबर 0 माइनस V0 का मतलब हम लिख सकते हैं VBE बराबर माइनस का V0, या इस डाटा को अगर यहां प्रतिस्थापित किया जाए तो आप समझ सकते हैं VI अपान RI0 बराबर E की पावर, ये तो मैंने सेम लिख दिया, VB का मतलब है माइनस V0, तो यहां आपने माइनस V0 लिखा, डिवाइड में ईटा VT लिखा, राइट। अब जरा फोकस करो, मुझे इस एक्सपोनेंशियल को हटाना है। मैंने लास्ट जो अभी आपको पढ़ाया था उसमें आपको बताया E को हटाने के लिए लॉग का बेस क्या है, E। अगर इस E को हटाना है, मेरी बात समझना है स्टूडेंट्स, इस E को हटाना है तो दोनों पक्षों पर लॉग लेना होगा, राइट। अगर मैं दोनों पक्षों पर लॉग ले लूं तो ये वाला E हट जाएगा, तो इसलिए मैं आपसे बोल सकता हूं टेकिंग लॉग बोथ साइड। और कौन सा लॉग ले रहे हैं हम लोग, नेचुरल लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। अगर दोनों पक्षों पर लॉग ले लें स्टूडेंट्स तो देखिए ये क्या बना, नेचुरल लॉग का मतलब ln, ये वैल्यू है VI अपॉन RI0, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, जब मैं लॉग लूंगा तो ये वाला एक्सपोनेंशियल का E तो हट गया, ये वैल्यू क्या आ गई, माइनस का V0 अपॉन ईटा VT। अब जरा समझें, अगर मैं इस टर्म पर ईटा VT को दिस साइड ले जाऊं और V0 बराबर पर लिखूं तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो हम ये भी बोल सकते हैं, यहां आप ऐसा बोल सकते हैं कि V0 बराबर, मैं स्टूडेंट्स माइनस साइन इधर ले जाता हूं और ईटा VT को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लिख देता हूं, इनटू ln VI अपॉन RI0। अब नोटिस करो बोर्ड पर, क्या ये टर्म स्टूडेंट सेम वही टर्म है स्टूडेंट्स जो आपने डायोड मॉडल से बनाई थी। आपने जो डायोड पिछली बार फीडबैक में क्या लिया था डायोड, इस बार क्या लिया, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, राइट। ट्रांजिस्टर से लिया तो भी यही टर्म आ रही है, डायोड वाली टर्म को आप मैच कराओ, डायोड से भी यही आया था स्टूडेंट्स। लेकिन इस ट्रांजिस्टर में रिप्लेसमेंट क्या था, बेस को हमने क्या बना रखा था, ग्राउंड, और कलेक्टर पर जीरो पोटेंशियल किसकी वजह से बना, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से। ये वाला वोल्टेज जीरो, तो यहां जीरो पहुंचा और यही कलेक्टर का पोटेंशियल हो गया। तो अल्टीमेटली जब भी ट्रांजिस्टर में VCB जीरो होगा तो ये किसके इक्वल होगा, लाइक डायोड इक्विवेलेंट मॉडल, राइट। तो यहां पर मैंने बोला था VCB बराबर जीरो होने की वजह से ये ट्रांजिस्टर डायोड मॉडल पे रिप्लेस हो गया। और अब आप सभी जानते हो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ईटा एक कांस्टेंट है, VT थर्मल वोल्टेज की वैल्यू फिक्स है। जैसे मैंने कमरे के तापमान पर, देखो VT का मतलब क्या है, हम जनरली स्टूडेंट्स जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स, लैपटॉप है, कोई भी चीज हम जो यूज कर रहे हैं, सभी किस पर यूज कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर। तो मैंने वहां VT किस पर कैलकुलेट किया था, कमरे के तापमान पर, और VT का मान 26 मिलीवोल्ट 300 केल्विन पर निकाला था या 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकाला था, क्योंकि कमरे का तापमान जनरली जो हम मानकर चलते हैं वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, राइट। जनरली हम लोग कमरे के तापमान पर ही इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं। और अगर अब मैं बात करूं R और I0 की, तो डिजाइनर ने R फिक्स कर रखा होगा और जर्मेनियम या सिलिकॉन जो भी हम ले रहे होंगे उस पर I0 की वैल्यू भी फिक्स होगी। तो इसका मतलब ईटा VT फिक्स है, R I0 फिक्स है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, और दूसरी बात एक चीज और, ये माइनस साइन केवल और केवल ये डिजाइन किससे हुई है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन से। तो ये माइनस साइन 180 डिग्री 180 डिग्री की फेस शिफ्ट दिखा रहा है स्टूडेंट्स, केवल 180 डिग्री की क्या दिखा रहा है, फेस शिफ्ट। तो यहां से आप बोल सकते हो V0 अपने पास प्रोपोर्शनलिटी पर आएगा, V0 अब प्रोपोर्शनल है। ध्यान से देखो, ईटा VT कांस्टेंट है, R I0 की वैल्यू फिक्स है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी में केस क्या आ जाएगा, ln ऑफ इनपुट वोल्टेज। यही हमें प्रूफ करना था। इसका मतलब अब मेरा एक स्टेटमेंट सुनना स्टूडेंट्स, अब मेरा स्टेटमेंट ये है, लॉग एम्पलीफायर बनाने के लिए, कैसा एम्पलीफायर हम लोग बना रहे हैं, लॉग एम्पलीफायर, फॉर लॉग एम्पलीफायर डिजाइनिंग, फॉर लॉग एम्पलीफायर डिजाइनिंग, लॉग एम्पलीफायर डिजाइनिंग
राइट? इन फीडबैक डायोड और ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड। हम क्या यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स? हम डायोड भी यूज कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर भी यूज कर सकते हैं। जनरली हम प्रेफर क्या करते हैं? डायोड। बट अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको लॉग एम्पलीफायर बनाना है, तो फीडबैक में आपने डायोड यूज किया या फीडबैक में आपने ट्रांजिस्टर यूज किया, फिर नीचे लिखकर आया आप डायोड अथवा ट्रांजिस्टर दोनों यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? आप डायोड अथवा ट्रांजिस्टर दोनों यूज कर सकते हैं। ध्यान रखें, डेरिवेशन का यहां बहुत ज्यादा मतलब आपके लिए नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए, इसलिए मैंने यहां पर आपको बताया कि कैसे ये गुड फॉर्म पर हम लोग बना सकते हैं। V0 प्रोपोर्शनल ln VI कैसे होता है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। यही एक्सप्रेशन आपकी डायोड मॉडल के साथ आई थी, यही ट्रांजिस्टर मॉडल के साथ है, बशर्ते ट्रांजिस्टर पर आपको बेस को अपनी तरफ से पहले से क्या लेना होगा? ग्राउंड। अगर बेस को आपने ग्राउंड लिया होगा तभी ये मॉडल हमारे पास पॉसिबल होगा। तो मेरे को लगता है स्टूडेंट्स एक कम से कम ये एक्सप्लेनेशन भी आपके दिमाग में होना चाहिए। बाकी डिजाइनिंग बहुत सिंपल सी थी, कर सकते हैं हम लोग। एक बात और, वहां मैंने बोला था आपको डायोड को हम लोग फॉरवर्ड बायस कंडीशन पर ही चेक कर रहे हैं, राइट? क्योंकि डायोड पर करंट कन्वेंशनली जो हमारे पास करंट की इक्वेशन होती है ID बराबर I नॉट e की पावर VD अपॉन ईटा VT माइनस 1, ये डायोड की जो इक्वेशन है हमने कन्वेंशनल डायरेक्शन पर ले रखा है। तो मैंने दोनों जो फिगर खींचे थे वहां पर स्टूडेंट्स कन्वेंशनल डायरेक्शन पर ही बातें की हैं, पिछले वाले पर भी, इस वाले पर भी। क्लियर? अब मैं अगर बोलूं कि मुझे डिजाइनिंग करनी है, एक तो हमने क्या डिजाइन कर लिया अभी तक? लॉग एम्पलीफायर। आपके एग्जाम में केवल इतना मतलब है स्टूडेंट्स कि ये फिगर किस एम्पलीफायर का है, तो आंसर होगा लॉग एम्पलीफायर। और लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है ये आपको पता है, किसके थ्रू बना रहे हैं? या तो डायोड यूज करके या तो ट्रांजिस्टर, और वो भी कहां? डायोड अथवा ट्रांजिस्टर हम फीडबैक में यूज करके बना रहे हैं, राइट? इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट आपके लिए केवल इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको डेरिवेशन के मॉड्यूल से इसको बताया है, राइट? चलिए नेक्स्ट गिव द हेडिंग, इंपॉर्टेंट टर्म सेकंड हो जाएगा अपने लिए, दैट इज एंटी लॉग एम्पलीफायर, राइट? गिव द हेडिंग एंटी लॉग एम्पलीफायर। तो देखो एंटी लॉग का क्या मतलब है। अगर अब मैं एंटी लॉग एम्पलीफायर की बात करूं, राइट? ये अपने पास लॉग था। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि एंटी लॉग एम्पलीफायर हमें डिजाइन करना है, तो देखिए एंटी लॉग एम्पलीफायर का मतलब है, ये आप आसानी से अब देख सकते हो। मेरे को लगता था स्टूडेंट्स कि एक मुझे डायोड और ट्रांजिस्टर मॉडल दोनों ले लेनी चाहिए, तो मैंने बता दिया आपको, राइट? आपके लिए मैं जैसे इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर पर भी बोल रहा था स्टूडेंट्स, आपको जस्ट डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, रिजल्ट दिमाग में होना चाहिए। आपसे एग्जाम में केवल और केवल ऑब्जेक्टिव में इतना ही पूछ सकता है कि ये आउटपुट क्या बनाएगा, तो आउटपुट क्लियर होना चाहिए और कैसे डिजाइन होता है ये दिमाग में होना चाहिए। फिर भी मैंने इसको प्रूफ करके बता दिया है, और जब आप डायोड और ट्रांजिस्टर पढ़ चुके होंगे तब बहुत प्रॉपर क्लियरेंस होगी। अभी जितना हेल्पिंग जोन पर मैं साइड में लिखकर बता सकता था मैंने आपको बता दिया है, राइट? इसको बहुत प्रॉपर हम लोग तब पढ़ेंगे जब स्टूडेंट्स हम लोगों ने डायोड या ट्रांजिस्टर पढ़ रखा होगा, तो बहुत ज्यादा प्रॉपर क्लियर होगा। लेकिन अभी भी मैंने इतना आपको बता दिया है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे पास क्या इक्वेशंस कैसे बन रही हैं। चलो नेक्स्ट गिव द हेडिंग एंटी लॉग एम्पलीफायर। नाउ सी, एंटी लॉग एम्पलीफायर पर, एंटी लॉग एम्पलीफायर में हमने क्या चेंज की। अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, अगर मैं एंटी लॉग एम्पलीफायर की बात करूं तो आपने क्या किया समझना, ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमने आइडिया लिया था, इस बार से दिस इज इन्वर्टिंग, दिस इज नॉन इन्वर्टिंग। मैं आपसे बोल रहा हूं, इस बार मैंने क्या किया स्टूडेंट समझना, मैंने आपसे बोला इनपुट पर अब हमने यहां डायोड यूज कर लिया, फीडबैक पर रजिस्टर यूज किया है, राइट? क्या नॉमेनक्लेचर बदल गया ये समझ गए होंगे आप, ठीक है? अब दिस इज V ऑफ I है,
और यहां स्टूडेंट्स ये ग्राउंड है, राइट। पिछले फिगर और इस फिगर में केवल क्या चेंज हुआ, आप देखें पिछले बार डायोड मैंने यहां लगाया था फीडबैक पर, इस बार कहां लगाया है, सीरीज पर। आप डायोड पर यह भी जानते हैं, डायोड पर फॉरवर्ड पर जो मैं करंट लेता हूं से दिस इज आईडी, और यहां हम लोग कोई करंट मान लेते हैं आई, ठीक है। डायोड पर जो पोटेंशियल वोल्टेज बनेगा हमने इसको मान लिया प्लस माइनस वीडी, ठीक है। इसके बाद दो बातें डायोड पर, सॉरी दो बातें मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर फिर से लिखूंगा, नंबर ऑफ टाइम्स लिख चुका हूं। आर आई इंफानाइट, AOL बराबर इंफानाइट, राइट। अब जरा समझना है स्टूडेंट्स, अगर मैं बात कर रहा हूं इनपुट रेजिस्टेंस की, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं इनपुट रेजिस्टेंस की, तो देखो इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब आर आई बराबर सभी जानते हो विभवांतर डिवाइड बाई इनपुट करंट, तो वी आई डी अपॉन आई ऑफ आई। आर आई की वैल्यू हमें फिर से क्या बनानी है, इनफानाइट, और ये इनफानाइट तभी होगा जब इनपुट करंट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, जीरो, राइट। तो इसका मतलब है ऑप एम्प के टर्मिनल पर, इनपुट टर्मिनल पर कितनी करंट इन होगी, जीरो, ठीक है। दूसरी बात, यहां से आप ये भी देख सकते हो कि अगर मैं बोलूं AOL को मेरे को इनफानाइट बनाना है, किसको इनफानाइट बनाना है, AOL को, तो AOL को इनफानाइट बनाने का मतलब है ओपन लूप, मतलब विदाउट फीडबैक, तो विदाउट फीडबैक पर आउटपुट अपॉन इनपुट जो ऑप एम्प के इनपुट टर्मिनल है, सो वी कैन से V नॉट अपॉन VID। अब यहां देखो VID को अगर हम जीरो बनाएं, ठीक है स्टूडेंट्स, हम किसको जीरो बना रहे हैं, VID को, तो VID जीरो बनाने का मतलब समथिंग अपॉन जीरो विल बी इनफानाइट, यही तो आइडियल की प्रॉपर्टी है। और VID बराबर जीरो का मतलब है V प्लस नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग का अंतर जीरो, प्लस से माइनस का डिफरेंस, यह हम बोल सकते हैं V प्लस बराबर V माइनस, ठीक है। अगर V प्लस बराबर V माइनस है, V प्लस बराबर V माइनस है, तो इसका मतलब अब मैं बोल सकता हूं, आप यहां पर बोलेंगे इस टर्मिनल का पोटेंशियल वर्चुअली इस टर्मिनल के पोटेंशियल के बराबर होना। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट, और वर्चुअल शॉर्ट का ही स्पेशल केस क्या है, अगर ये ग्राउंड है और ये वोल्टेज भी जीरो के बराबर हो गया, तो इसी को बोलते हैं वर्चुअली ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो वर्चुअल ग्राउंड हो गया, यहां का पोटेंशियल भी कितना हो गया अपने पास, 0 वोल्ट, राइट। अब दूसरी बात, यहां स्टूडेंट्स मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है समझना, बहुत सिंपल वे में समझेंगे अब, क्योंकि आप लॉग एम्पलीफायर पढ़ चुके हैं तो आसानी से देख सकते हैं। अगर अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे, देखो बोर्ड पर, मुझे स्टूडेंट्स यहां इनपुट और आउटपुट को लिंक करके दिखाना है, तो मेरी फिर से रिक्वायरमेंट क्या होगी, KCL। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर नोड पर किरचॉफ धारा का नियम लगाऊं, तो आप लिख सकते हो अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ एट इन्वर्टिंग नोड, इन्वर्टिंग मींस माइनस, एट इन्वर्टिंग नोड। चलो अब आप देखो स्टूडेंट्स, एक चीज आप नोटिस करो स्टूडेंट्स, पिछले बार भी याद रखें डायोड पर जो मैं करंट की डायरेक्शन ले रहा हूं स्टूडेंट्स, कन्वेंशनल डायरेक्शन ले रहा हूं। कन्वेंशनल का मतलब हम आईडी की डायरेक्शन P2N एज्यूम करके चल रहे हैं, राइट। तो मैंने आईडी दिस डायरेक्शन में ले रखा है, और ये करंट, क्योंकि जो हमारे पास डायोड की करंट इक्वेशन है वो कंसिडरेशन मेरी कब है, जब एनोड से कैथोड पर करंट की डायरेक्शन हमने ले रखी हो, तो मैंने वहां आईडी बराबर आई नॉट ई की पावर वीडी अपॉन ईटा वीटी माइनस 1 लिखा था। उसी कंसिडरेशन पर मैं यहां बात कर रहा हूं, राइट। तो यहां पर आईडी इनकमिंग करंट है और आउटगोइंग करंट क्या है, आई, क्योंकि यहां करंट जीरो जा रही है। तो केसीएल का मतलब आने वाली धारा बराबर बाहर जाने वाली धारा। सो वी कैन राइट आईडी बराबर आई, राइट। अब आप जानते हो स्टूडेंट्स कि अगर मैं इस आईडी की बात करूं तो इस आईडी का मतलब क्या होता है, डायोड पर करंट फॉरवर्ड पर अगर मैं लिखूं, मैं बात यहां पर किस पर कर रहा हूं, फॉरवर्ड पर। मैंने बताया था रिवर्स पर ये वैल्यू माइनस आई नॉट के बराबर हो जाती है, पिछले केस में प्रूफ किया था। तो मेरी रिक्वायरमेंट एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल किस पर मिलती है, फॉरवर्ड पर। तो फॉरवर्ड पर जो मेरे पास रिजल्ट था मैं बता देता हूं फिर से एक बार, अगर
किसी डायोड पर मैं फॉरवर्ड पर करंट लिख रहा हूं, तो देखिए स्टूडेंट्स, डायोड पर से दिस इज पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड पर जो वोल्टेज बन रहा है दिस इज कॉल्ड वीडी, और यहां जिस हम करंट को लिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड आईडी। तो आईडी का मान, आईडी बराबर आई नॉट ई की पावर वीडी अपॉन ईटा वीटी माइनस 1। मुझे फॉरवर्ड में किसको निग्लेक्ट करना है, इस 1 को डिस्कार्ड करना है, तो ये आईडी लमसम किसके इक्वल बन जाएगा, आई नॉट ई की पावर वीडी अपॉन ईटा वीटी। अगर मैं 1 को डिस्कार्ड कर दूं तो ये फॉरवर्ड बायस पर करंट की इक्वेशन बनेगी। दूसरा, इस आई को अगर लिखने की बात करें तो ये जो मैंने आई माना है ये इस नोड से इस नोड के बीच पर है, तो इसका मतलब यहां मेरे पास इस नोड पर पोटेंशियल 0 वोल्ट है, यहां प्रतिरोध R है, ठीक है, और यहां V नॉट है। अब स्टूडेंट्स अगर हम I को लिखें तो देखो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, सो 0 माइनस वी नॉट, 0 माइनस वी नॉट बाई R। तो यहां पर अब आप आईडी और आई दोनों का मान पुट कर सकते हैं। आईडी का मान कितना था स्टूडेंट्स, यहां पर आई नॉट ई की पावर वीडी अपॉन ईटा वीटी, देखो ये इक्वेशन फर्स्ट थी अपने पास, बराबर इस आई का मान कितना था, 0 माइनस वी नॉट अपॉन आर। तो आप बोल सकते हो, देखो इधर मैंने वी नॉट के साथ वी नॉट बराबर लिखा, माइनस इधर ले गए, आर इधर ले गए, तो माइनस का आर आई नॉट ई की पावर वीडी अपॉन ईटा वीटी। एक प्रॉब्लम आप समझ में आ रही है, वी नॉट रिलेट हो गया वीडी के साथ, लेकिन अपने को वीडी के साथ थोड़ी ना रिलेट करना था, अपने को जो रिलेशन चाहिए था वो तो इनपुट वोल्टेज के साथ चाहिए था। तो फिर से हम मल्टीमीटर अप्रोच को यूज करते हैं। देखो इधर इस पॉइंट पर इनपुट पर VI वोल्टेज है, ठीक है, यहां एक पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां वोल्टेज 0 है। यहां पीएन जंक्शन डायोड पर पोटेंशियल हमने मान लिया VD। अब आप बताओ अगर मैं मल्टीमीटर अप्रोच से, किस अप्रोच से, मल्टीमीटर अप्रोच से मैं ऐसा बोलूं, रेड मतलब इन दोनों वोल्टेज का इस वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ये रेड है ये ब्लैक है। देखो इधर रेड और ब्लैक का मतलब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, VI से मैं किसको घटा रहा हूं, VI से 0 को घटा रहा हूं। VI से अगर मैं 0 को घटाऊं तो VI से 0 को घटाने का मतलब चलते हुए पहला साइन प्लस मिलेगा, तो मैं बोल सकता हूं VI माइनस 0 बराबर VD, अथवा इसी को हम क्या बोल सकते हैं, 0 हटा दो तो VI बराबर VD। आप उल्टा भी लिख सकते थे, आप इससे इसको घटाओ, अगर आप 0 से इसको घटा रहे हो 0 माइनस VI तो चलते हुए पहला साइन माइनस VD, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो भी वैल्यू क्या आएगी, VI बराबर VD, दोनों में कोई फर्क नहीं है, राइट। तो अल्टीमेटली VI किसके बराबर है, VD। तो ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट थी, अब ये मेरे पास रिलेशन सेकंड आ गया, तो इस सेकंड रिलेशन को यहां पुट करो। अगर मैं यहां पुट करता हूं स्टूडेंट्स तो देखिए V नॉट बराबर माइनस का आर आई नॉट ई की, अच्छा ये बात समझ गए ना सभी, मैंने जैसे बोला कि इससे इसको घटाने का मतलब भी क्या है, मैं लिख ही देता हूं, 0 माइनस VI, अगर मैं इससे इसको घटा रहा हूं तो चलते हुए पहला साइन क्या दिखेगा, माइनस, तो बराबर में माइनस का VD, माइनस माइनस कट गया तो VI क्या किसके बराबर हो गया, VD। तो मेरा कहने का मतलब है आप इस नोड पोटेंशियल से इसको घटाओ या इससे इसको घटाओ, बस चलते हुए पहले चिन्ह का ध्यान रखना है। इससे इसको घटाएंगे तो चलते हुए पहला साइन प्लस, और अगर इससे इसको घटा रहे हैं तो चलते हुए पहला साइन माइनस, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, हाँ यहां हम लोग वैल्यू पुट कर रहे थे, V नॉट बराबर माइनस का आर आई नॉट ई की पावर, VD का मान किसके बराबर आया है, VD ही VI के बराबर है, तो अगर VD VI के बराबर है तो E की पावर VI अपॉन ईटा VT आ गया। ये जो रिलेशन आ रहा है इसमें एक चीज नोटिस करो जरा, इसमें नोटिस करने वाली बात समझना, अपने पास मैं अगर ऐसा बोलूं, समझना R की वैल्यू तो फिक्स है, आई नॉट भी हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू है, रिवर्स सैचुरेशन करंट फिक्स होगी, R डिजाइनर ने सेट कर रखा होगा, ईटा भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, VT भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या मैं बोल सकता हूं
क्या मैं बोल सकता हूं, अच्छा एक चीज और, ये जो माइनस है, ये माइनस क्या है, 180 डिग्री फेस शिफ्ट बताएगा। तो बताओ स्टूडेंट्स, क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये जो वी नॉट है, ये वी नॉट समानुपाते है, वी नॉट प्रोपोर्शनल है। देखो ये सब तो कांस्टेंट हो गया, और ईटा वीटी का प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होगा, तो ई की पावर वी आई, और इसका मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट, याद करिए याद करिए याद करिए, क्या ये एंटी लॉग नहीं है? क्योंकि लॉग का बेस जब मैंने ई माना, समझना, जब लॉग का बेस हम 10 मानते थे, बेसिक लॉग का बेस जब 10 मानते थे, तो एंटी लॉग लेते समय 10 की पावर समथिंग। ऐसे ही जब लॉग का बेस मैं ई ले रहा हूं, मतलब नेचुरल लॉग ले रहा हूं, तो ई की पावर समथिंग होने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एंटी लॉग होना। तो क्या ये एंटी लॉग की प्रॉपर्टी है? यस। याद करिए स्टूडेंट्स, लॉग में जब बेस 10 होता था तो एंटी लॉग लेते समय 10 की पावर में वो वैल्यू आ जाती थी। वैसे ही यहां लॉग का बेस ई था और ई की पावर में अगर कोई वैल्यू आ गई तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, एंटी लॉगरिथमिक। और एंटी लॉगरिथमिक का मतलब अब मैं जो बात कर रहा हूं वो एंटी लॉग एम्पलीफायर की है। सो दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज यूज्ड फॉर एंटी लॉग एम्पलीफायर। इसको हम एंटी लॉग बोल सकते हैं। तो अपन ने दोनों वर्जन देख लिए, लॉग और एंटी लॉग। इसकी डिजाइनिंग भी देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहां डायोड यूज किया, मैंने यहां क्या यूज किया, डायोड, लेकिन ये सीरीज में यूज किया। अगर डायोड सीरीज में यूज किया है तो क्या सेम यहां पर भी एक ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं? यस। तो डायोड अथवा ट्रांजिस्टर यूज करके इसकी डिजाइनिंग को प्रॉपर बनाया जा सकता है। यह बात मुझे लगता है स्टूडेंट सबके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे हम यहां पर जैसे मैं ऐसा बोल सकता हूं, एक बार थोड़ा सा नोटिस करना, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूं स्टूडेंट्स। देखो एक बात सोचना, जैसे ln लिखा है, ln x बराबर y है। ln का मतलब आप क्या समझते हो, जो लॉग तो है ये, लेकिन इस लॉग का बेस कितना है, e। लॉग का बेस e है, x बराबर y। तो ये जो e है यही क्या होता है स्टूडेंट्स, बेस होता है, राइट? ये बेस है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं log x है लेकिन यहां बेस क्या है, e, तो मैं आपसे बोलूं एंटी लॉग लो आप, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों पर हम क्या ले रहे हैं, एंटी लॉग। मेरी बातों को नोटिस करते हुए समझना स्टूडेंट्स। अगर अब मैं एंटी लॉग लूं तो एंटी लॉग लेने का मतलब क्या है, ये तो हट जाएगा लॉग। जब ये लॉग हट गया तो ये बचा x बराबर, यहां एंटी लॉग का मतलब है जो बेस था, बेस क्या है स्टूडेंट्स, e, बेस क्या है, e, तो e की पावर y, दैट इज द लॉजिक। तो आप बोल सकते हो कि ये जो e की पावर आ रहा है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, हमने एंटी लॉग कर दिया। तो यही बात यहां है, v नॉट प्रोपोर्शनल क्या है, e की पावर vi, इसका मतलब क्या है, एंटी लॉग। तो ये आउटपुट वैल्यू इनपुट का एंटी लॉग है। ये बात अब आपको समझनी थी, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि इसको एक गुड मैनर में इस तरह से भी आपको बता देना चाहिए। अदरवाइज थोड़ा सा और रिकॉल कर लेते हैं, चलो। अदरवाइज आप ऐसा भी सोचो जरा, मैं अगर ये बोलूं log x बराबर y, जब कुछ नहीं लिखा होता तो इस log के बेस को इन जनरल हम क्या मानकर चलते हैं, 10, राइट? जो जनरली हम लोग यूज करते हुए अभी तक आए हैं, log x का हम बेस क्या मानकर चल रहे हैं, 10। तो log x बराबर y का मतलब है बेस 10। अगर ये बेस है ना, ये क्या है स्टूडेंट्स, बेस। अब जरा मेरी बात को नोटिस करना, मैं फिर से बोल रहा हूं, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, ठीक है? तो अगर मैं एंटी लॉग बोथ साइड लूं तो आप सोचो एंटी लॉग लेने का तरीका क्या था। एंटी लॉग लेने का मतलब लॉग को खत्म कर देना, तो यहां तो लॉग हट गया, ये x आ गया। लेकिन जब मैं इधर जाऊंगा तो इसका बेस कितना था, 10, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 टू की पावर y। सो दिस इज कॉल्ड एंटी लॉग। तो यहां बेस 10 था तो 10 टू की पावर में गया, पिछले वाले में बेस e था तो ये e की पावर में गया। सो दिस इज कॉल्ड एंटी लॉग।
तो स्टूडेंट्स अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने जो एम्पलीफायर अब बनाया है ये कैसा एम्पलीफायर है, एंटी लॉग एम्पलीफायर। और एंटी लॉग एम्पलीफायर क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, ये किसी इनपुट का एंटी कर रहा है, एंटी लॉग कर रहा है, सॉरी। तो एंटी लॉग करने का मतलब है जो बेस वैल्यू होगी उसकी पावर पर वैल्यू आ जाएगी। और इसको अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये किसकी हेल्प से हम बना रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूं सीरीज में एंटी लॉग पर इन सीरीज इनपुट ब्रांच, राइट, जो इनपुट वाली ब्रांच थी, इन सीरीज इनपुट ब्रांच, इस शाखा पर इन सीरीज इनपुट ब्रांच डायोड आर ट्रांजिस्टर, हम डायोड की हेल्प से भी, और मैं अभी आपको बता चुका हूं इस डायोड की जगह ट्रांजिस्टर का यूज भी कर सकते हैं। डायोड आर ट्रांजिस्टर इन सीरीज इनपुट ब्रांच, डायोड आर ट्रांजिस्टर can be used to form एंटी-लॉग एम्पलीफायर। तो इसका मतलब है आप एंटी-लॉग एम्पलीफायर बनाने के लिए भी डायोड या ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। बस फर्क यह है, पिछले बार डायोड या ट्रांजिस्टर फीडबैक में था, इस बार डायोड या ट्रांजिस्टर सीरीज में है, राइट। बाकी दोनों फिगर में कोई फर्क नहीं है। तो इसलिए स्टूडेंट्स मुझे ऐसा लगता है कि आपको लॉग और एंटी लॉग के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैंने आपसे कई बार बोला है केवल और केवल, यहां डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर ये थोड़ी बातें आपको पता है तो इसको आप गुड मैनर में समझ जाओगे। और जब मैं डायोड और ट्रांजिस्टर आपको पढ़ाऊंगा, मैं प्रॉपर वर्किंग के साथ वहां पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स, वहां प्रॉपर हम लोग डिप्लीशन बिट्स के साथ चीजों को पढ़ेंगे, प्रॉपर इलेक्ट्रॉन होल कैसे रिकंबाइन हो रहे हैं, कैसे करंट कंडक्शन हो रहा है, सारी चीजें देखेंगे। अभी हम डिस्कशन से भटक ना जाएं, क्योंकि मुझे पढ़ाना ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पार्ट था, एंटी लॉग और लॉग एम्पलीफायर। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स आपको जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको साइड में बताते हुए इसको समझाया है। अब मेरी जरूरत क्या थी समझना, मैंने बोला कि ऑप एम्प के द्वारा, ऑप एम्प एक गढ़ती आईसी है, गढ़ती आईसी पर आप ऑप एम्प से क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स, आप या तो ऑप एम्प से एडर बना रहे थे, सबट्रैक्टर बना रहे थे, अवकलन बना रहे थे, समाकलन बना रहे थे, लॉग एंटी लॉग बना रहे थे, लेकिन अभी तक हमने मल्टीप्लाई कराने वाला और डिवाइडर सर्किट नहीं बनाया। तो अगर मैं मल्टीप्लायर और डिवाइडर सर्किट की बात करूं तो बहुत सिंपल है अब हमारे लिए मल्टीप्लायर और डिवाइडर सर्किट बनाना। तो आप देख सकते हो मैं ये दोनों वर्जन भी अब आपको बताने जा रहा हूं, बहुत छोटा सा पार्ट है, एक बार आप इजी वे में इसको समझना। देखो अगर मैं आपसे अब हेडिंग बोलूं ऑप एम्प एज ए मल्टीप्लायर, राइट, ऑप एम्प को मल्टीप्लायर की तरह कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऑप एम्प एज ए मल्टीप्लायर पर सबसे पहले हम दो लॉग एम्पलीफायर लेंगे, जिसकी हेल्प से दो अलग अलग जो इनपुट हैं उनको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लॉग फंक्शन पर लेकर चलेंगे, राइट। और लॉग में ले जाने के बाद एक बार उन पर पहले एडिशन करेंगे एडर लगाकर, और जब इनका एडिशन हो जाएगा तब स्टूडेंट्स हम वापस एक एंटी लॉग लगाएंगे ताकि हमारे पास प्रॉपर दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन मिल जाए। मैं इसको बहुत प्रॉपर बताऊंगा, राइट। अभी इसका एक डायग्राम मैं लेता हूं सो दैट आपको क्लियरेंस हो जाए, राइट। तो इसको आप इजी वे में समझेंगे। हेडिंग है ऑप एम्प एज ए मल्टीप्लायर, राइट। हम लोग ऑप एम्प को एज ए मल्टीप्लायर देखने वाले हैं। ऑप एम्प एज ए मल्टीप्लायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए मल्टीप्लायर सर्किट, मल्टीप्लायर गुणा करने वाला। तो मल्टीप्लायर की डिजाइनिंग पर क्या होता है देखो, समझना आप सभी। मल्टीप्लायर का मतलब है, मैंने क्या किया, एक लॉग एम्पलीफायर, राइट, एक अपने पास हमने लॉग एम्पलीफायर लिया, ठीक है। इस पर इनपुट V1 ले रखा है स्टूडेंट्स। इसी तरह नीचे भी मैंने एक लॉग एम्पलीफायर ले रखा है और इस लॉग एम्पलीफायर पर कोई दूसरा इनपुट, एक लॉग एम्पलीफायर हमने फिर से लिया, इस पर मैंने दूसरा इनपुट V2 ले रखा है और दोनों इनपुट को मैंने स्टूडेंट्स यहां एक एडर सर्किट, राइट, आप समझना जरा,
मैंने यहां दोनों को एडर प्लस प्लस, अगर मैंने दोनों को एक एडर सर्किट के द्वारा जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद अब जो मेरे पास डाटा आ रहा है इसको हम ले गए हैं एक एंटीलॉग एम्पलीफायर पर, और जब इसको एंटीलॉग एम्पलीफायर से पास किया तो अब जो फाइनल आउटपुट आएगा, ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन पर आएगा। देखो कैसे, मैंने क्या क्या बोला है समझना। मैंने आपसे बोला कि यहां पर ये वाला जो पार्ट है ये स्टूडेंट्स क्या है अपने पास, एडर, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एडर। ये दो सिग्नल्स को जोड़ने वाला है, दैट इज कॉल्ड एडर, ठीक है। चलो एक एक करके अब समझना। सबसे पहले आपने क्या किया, एक लॉग एम्पलीफायर लिया। अच्छा, लॉग एम्पलीफायर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, V1 को जो हमने भेजा है इसको ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, लॉग ले लेगा, तो ये फंक्शन क्या बन गया, ln V1। इसी तरह V2 का भी ये लॉग ले लेगा, तो यहां लॉग के बाद ये क्या बन जाएगा, ln V2। आई थिंक पहले किसी को भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मैंने V1 पर ln V1 कैसे लिख दिया, क्योंकि जब ये लॉग एम्पलीफायर से पास होकर आएगा तो V0 किसके प्रोपोर्शनल आएगा, ln V1। इसी तरह V2 पर ये किसके प्रोपोर्शनल आएगा, ln V2। तो ये हमारे पास ln V1 आ गया, ln V2 आ गया। अब मैंने क्या यूज किया, एक एडर यूज किया। एडर का सिंबल स्टूडेंट समटाइम्स हम ऐसा भी दिखा देते हैं, देखो एडर का मतलब हम इसको लाइक दिस भी दिखा देते हैं कि यहां पर दो सिग्नल्स आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड, और फिर यहां हम लोग आउटपुट लिखते हैं, राइट। तो ये एडर का सिंबल ये भी हो सकता था, या डायरेक्टली ब्लॉक में हम लोग ये भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स कि हमने यहां पर एक एडर यूज कर लिया, राइट। कुछ भी आप डाटा ले सकते हैं। तो मैंने यहां पर एडर दिखा दिया, इस वाले इनपुट को प्लस साइन के साथ, इस वाले इनपुट को भी प्लस साइन के साथ। तो देखो इसका मतलब है, सभी बोर्ड पर देखना, ln V1 यहां से आया और ln V2 यहां से आया, तो प्लस ln V2, ये दोनों यहां पर जुड़ गए। लॉग की एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं स्टूडेंट्स, अगर ln V1 प्लस ln V2 है तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, ln के साथ मैं क्या लिख सकता हूं, V1 इंटू V2। लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है, लॉग, बोर्ड पर देखना स्टूडेंट्स, लॉग, अगर मैं आपसे बोलता लॉग m n, राइट, तो लॉग m इंटू n का मतलब क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n, राइट, या लॉग a भी लिख लो, तो लॉग a प्लस लॉग b, कोई भी डाटा मैंने आपको समझाने के लिए मान लिया। तो यहां पर ln V1 प्लस ln V2 को हम क्या लिख सकते हैं, ln ब्रैकेट में V1 इंटू V2, क्योंकि ln V1 V2 का मतलब ही क्या है, ln V1 प्लस ln V2। अब मैंने इसके बाद क्या किया, एंटी लॉग लगा दिया। एंटी लॉग लगाने का मतलब इस लॉग को हटा देना, तो जैसे ये लॉग हट जाएगा तो अपने आप V0 की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, V1 इंटू V2। बताइए स्टूडेंट्स, क्या ये दो इनपुट सिग्नल V1 V2 का मल्टीप्लीकेशन नहीं दे रहा? तो इसी को हम बोलते हैं ऑप एम्प का मल्टीप्लायर वर्जन। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, ऑप एम्प के द्वारा हम गणितीय ऑपरेशन में गुणा भी कर सकते हैं। तो गुणा करने के लिए पहले क्या चाहिए, लॉग एम्पलीफायर। यहां भी अपने को क्या जरूरत पड़ी, लॉग एम्पलीफायर। ln V1 बना, ln V2 बना। इसके बाद अपनी जरूरत क्या थी, एक एडर की। एडर ने इन दोनों को जोड़ा। जोड़ने का मतलब ही क्या है, ln की प्रॉपर्टी होती है लॉग की। लॉग ए बी का मतलब लॉग ए प्लस लॉग बी। तो हम लिख सकते हैं लॉग मतलब ln V1 इंटू V2। और जब मैं इसका एंटी लॉग लूंगा स्टूडेंट्स, तो एंटी लॉग लेने का मतलब ln का हट जाना, और ये हट कर क्या हो जाएगा, V1 इंटू V2। तो दो इनपुट पर मैंने सिग्नल लिए थे और दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहां पर मिल रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं हमने ऑप एम्प को एज ए मल्टीप्लायर यहां पर यूज किया, कि ऑप एम्प की सहायता से हम कैसे मल्टीप्लायर सर्किट डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट, अब मेरी रिक्वायरमेंट है ऑप एम्प एज ए डिवाइडर सर्किट। अब मुझे भाग देने वाला सर्किट को समझना है। तो जब मैं भाग देने वाले की बात करूंगा, पहले तो आपको यह पता चल जाना चाहिए कि ये वाला किसके लिए था, गुणा करने के लिए। आपने देख लिया आउटपुट पर क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, V1 इंटू V2। नेक्स्ट, अब मैं बात कर रहा हूं
मल्टीप्लायर आप सभी को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, एक लॉग एम्पलीफायर, फिर लॉग एम्पलीफायर, एडर और फिर एंटी लॉग। एंटी लॉग लेंगे तभी हमारे पास V1 इंटू V2 के फॉर्म पर वैल्यू आएगी। तो ये सिंपल सा मल्टीप्लायर सर्किट हो गया। नेक्स्ट, अब अगर मैं बात करूं ऑप एम्प एज ए डिवाइडर, राइट, मैंने आपसे इसीलिए कहा था स्टूडेंट्स, अगर आपको लॉग एम्पलीफायर आप पढ़ चुके हैं, एंटी लॉग पढ़ चुके हैं, तो आपको क्लियर है, इसलिए मैं डायरेक्टली ये बातें लिख पा रहा हूं, राइट। तो पहले इसलिए मैंने आपको लॉग को बताया, फिर एंटी लॉग को बताया, और अब आप समझ रहे होंगे, अब मैं मल्टीप्लायर पर आया हूं। कई बार स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर एडर सब्ट्रैक्टर पढ़ा दिया, अब मल्टीप्लायर और डिवाइडर पढ़ाना चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मल्टीप्लायर डिवाइडर लॉग और एंटी लॉग के बाद क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसके बिना इसकी डिजाइनिंग नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट, अब जब मैं बात कर रहा हूं ऑप एम्प एज ए डिवाइडर सर्किट की, तो देखिए स्टूडेंट्स, डिवाइडर सर्किट पर हम क्या करते हैं, जब मैं डिवाइडर सर्किट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है मुझे अब भाग देना आना चाहिए, राइट। डिवाइडर का मतलब है जैसे मैं V1 और V2, राइट, दो वैल्यू मान रहा हूं V1 और V2, तो देखिए ये कैसे होगा। मैं बोल सकता हूं अब यहां पर, समझना सभी लोग, बहुत सिंपल सी बात है ये। डिवाइडर सर्किट पर अगर मैं डिवाइडर सर्किट की बात करूं तो डिवाइडर सर्किट पर मैं क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट, देखें, यहां से एक आपने पहले लॉग एम्पलीफायर लिया, राइट, जैसा हमने पिछले केस में लिया था। यहां पर जब हमने लॉग एम्पलीफायर लिया, राइट, तो लॉग एम्पलीफायर पर मैंने इनपुट सिग्नल फिर से क्या लगा रखा है, V1। एक दूसरा इनपुट आपने फिर लॉग एम्पलीफायर से पास किया, राइट, और ये वाला जो इनपुट सिग्नल है ये V2 है, राइट स्टूडेंट्स, से दिस इज V2। ये भी लॉग एम्पलीफायर से पास होगा, और इस बार एडर के स्थान पर मैंने क्या किया, एडर के स्थान पर इस बार सबट्रैक्टर सर्किट लिया स्टूडेंट्स। सबट्रैक्टर का मतलब घटाने वाला, तो घटाने वाले का मतलब है यहां पर इस बार मैंने आपको नोटेशन पर ऊपर वाले सिग्नल के साथ, देखो यहां पर मैंने जो साइन रखा है वो प्लस रखा है, लेकिन जो नीचे वाला हमारे पास सिग्नल आ रहा है इसको मैंने साइन क्या दिया, माइनस। तो अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहां से जब लॉग एम्पलीफायर से V1 पास होगा, तो आपने देखा था कि V1 जब इससे पास होगा तो V0 प्रोपोर्शनल था लॉग फंक्शन, तो दैट मींस इसकी वैल्यू आएगी ln V1। इसी तरह ये जो V2 है, जब ये लॉग एम्पलीफायर से पास होगा तो ये वैल्यू बनेगी ln V2। इतनी बात तो सभी को क्लियर है। नेक्स्ट, अब जब मैंने यहां सबट्रैक्टर लगाया, देखो जब मल्टीप्लायर पढ़ रहे थे तो यहां हमने एडर लगाया था, अब क्या लगाया, सबट्रैक्टर। तो सबट्रैक्टर वर्जन पर जो वैल्यू आएगी, अभी नोटिस करेंगे आप, सबट्रैक्टर के बाद मैं फिर से स्टूडेंट्स, जैसे लास्ट केस में हमने एंटी लॉग लिया था, मैं फिर से यहां एक एंटी लॉग एम्पलीफायर लगाऊंगा, ठीक है। कैसा एम्पलीफायर लगा रहा हूं, एंटी लॉग एम्पलीफायर, ठीक है। अब जरा देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ln V1 यहां से आया, ln V2 यहां से आया, ठीक है, और आप इस समय यहां चेक कर रहे हो, इस समय आप यहां चेक कर रहे हो कि हमारे पास यहां वैल्यू क्या आई, तो देखिए ये तो प्लस हो रहा था और ये माइनस, तो इसका मतलब है आप लिख सकते हो ln V1, और इधर से ये वाला माइनस हो रहा है, घट रहा है, तो माइनस ln V2। मैं एक एग्जांपल बोलता हूं स्टूडेंट्स, अगर हमें log a बाई बी की बात की जाए तो log a अपॉन b का मतलब क्या होता है, log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log a माइनस log b। इसका मतलब log a माइनस log b को हम log a बाई बी भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब मुझे ln V1 माइनस ln V2 को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ln, क्या हम इसको V1 अपॉन V2 भी कह सकते हैं। अब नोटिस करो, चाहते तो हम क्या थे, V1 अपॉन V2, लेकिन स्टूडेंट्स इसके साथ एक्स्ट्रा क्या आ गया, ln। अगर इसके साथ एक्स्ट्रा ln आ गया तो इस लॉग को भी तो अपने को हटाना है, और अगर मैं इस लॉग को हटाने की बात करूं तो इस लॉग को हटाने का तरीका क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, यहां पर एक एंटी लॉग एम्पलीफायर, और जब मैं इस एंटी लॉग एम्पलीफायर को लगा दूंगा
तो इसका मतलब है यहां से ये लॉग हट जाएगा और अब जो अपने पास V नॉट आएगा वो आएगा V1 अपॉन V2। तो स्टूडेंट्स अब आप देख पा रहे हैं V1 अपॉन V2 आने का मतलब आपने इस बार भाग देने वाला सर्किट बना लिया। अब थोड़ा सा आप नोटिस करो कि पिछले बार जो मल्टीप्लायर बनाया था और इस बार जो आपने डिवाइडर बनाया है, दोनों में फर्क क्या है। मल्टीप्लायर पर अगर मैं आपसे बात करूं कि पिछले बार आपने मल्टीप्लायर बनाया और इस बार क्या बना रहे हैं स्टूडेंट्स आप, डिवाइडर सर्किट। तो अगर जो डिवाइडर बनाया और जो मल्टीप्लायर बनाया, डिवाइडर और मल्टीप्लायर पर अगर मैं आपसे बात करूं तो मल्टीप्लायर और डिवाइडर सर्किट में केवल फर्क क्या था। पिछले बार आपने नोटिस किया होगा, ये जो हमारे पास ब्लॉक था, राइट, पिछले बार ये एडर था और इस बार ये क्या है, सबट्रैक्टर, घटाने वाला। तो इसका मतलब दोनों में केवल एक ही फर्क है स्टूडेंट्स। पिछले बार भी यहां लॉक था, यहां लॉक था, यहां एंटी लॉक था, केवल फर्क क्या हुआ, जो वैल्यू यहां पर पिछली बार ऐड हो रही थी इस बार क्या हो रही है, सबट्रैक्ट। तो मैं बोल सकता हूं मल्टीप्लायर में आप एडर बीच में यूज करते हैं और डिवाइडर में आप बीच में क्या यूज करते हैं, सबट्रैक्टर। बाकी दोनों पर डाटा सेम है, राइट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप आज ये समझ चुके हैं कि डिवाइडर कैसे यूज होता है, मल्टीप्लायर कैसे यूज होता है। इससे पहले लॉग आप समझ चुके हैं, एंटी लॉग समझ चुके हैं। तो इसका मतलब आज से आप ये बोल सकते हैं, जो मैंने पहली क्लास में लाइन बोली थी, op-amp is a mathematical IC which can execute originally invented to mathematical operations like addition, subtraction, division, multiplication, log, एंटी-लॉग, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। ये सारी प्रॉपर्टीज मैं अब आपको बता चुका हूं। तो मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स, इन प्रॉपर्टीज के बाद अब मैं अब आपको न्यूमेरिकल्स में ले जा सकता हूं। और अब क्लास ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अब जितनी भी क्लासेस हम आगे करेंगे, अब इंटरेस्टिंग क्लासेस आने वाली हैं, क्योंकि यहां तक स्टूडेंट्स मुझे बेसिक डाटाबेस बताने की जरूरत थी। अब मैं यहां से नेक्स्ट जो क्लास लूंगा, आपको एटलीस्ट 2 क्लासेस अब मैं न्यूमेरिकल्स की लूंगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो रहे हैं। फिर मैं स्टूडेंट्स ऑप-एम्प की प्रॉपर्टीज पर जाऊंगा, प्रॉपर ब्लॉक डायग्राम्स पर जाऊंगा कि कैसे कैसे ऑप-एम्प पर वर्किंग हो रही है, राइट। दूसरी बात स्टूडेंट्स, आप लोग थोड़ा क्लास में कंसंट्रेशन बनाकर चलें। ये जो टाइम है इसको बहुत प्रॉपर यूज करें, राइट। स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स। थैंक यू वेरी मच।